हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। यस 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 यस। मैं हूं आपका अपना बहुत प्यारा अनुभव भैया। बच्चे प्यार से मुझे गाइडर भैया के नाम से जानते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। जी हां, और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल क्लास अपने अनुभव भैया के साथ। यस यस यस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे, मचा रहे होंगे। तो अब बारी है दोस्त 2027 की। जब आप पेपर दे रहे होंगे मैथ्स का, तो आप यही कहेंगे कि यस गाइडर भैया, आपने जो पढ़ाया, जो समझाया, जो बताया सर, मजा आया। तो यस, ये हमारी पहली क्लास है परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 की, जिसमें हम लोग पहली क्लास में बात करने वाले हैं भैया पहला पाठ जो है हमारा संबंध एवं फलन। क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हर क्लास में जो कहता हूं, इस क्लास में भी कहूंगा क्या, कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो रक्त नहीं वो पानी है जिसमें गणित का प्यार नहीं। और भैया कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। यस, एक और बड़ी अच्छी शायरी है क्या, कि भैया तमाम उम्र मोहब्बत से काम लेते रहे। ये कुछ बढ़िया पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, कि भैया तमाम उम्र मोहब्बत से काम लेते रहे, एक दूसरे से हम इंतकाम लेते रहे। कि तमाम उम्र मोहब्बत से काम लेते रहे, एक दूसरे से हम इंतकाम लेते रहे। और मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा, कुछ और भी है इलाज मेरा, पर न जाने वो लोग क्यों सिर्फ तुम्हारा नाम लेते रहे, पर न जाने वो लोग क्यों सिर्फ तुम्हारा नाम लेते रहे। तो गाइडर भैया आपसे हैं, आपके द्वारा हैं, आपके लिए हैं। तो प्लीज इस भरोसे को आखिरी तक जरूर बनाए रखिएगा। फरवरी में जब पेपर होगा तो आप यही कहेंगे कि सैल्यूट है सर आपकी मेहनत को, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके सिलेबस को। सर क्या बात है भाई। तो यस, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, चैट बहुत तेज चल रही है, तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं। सपना, कविता, कुणाल, गुंजन, विनीत, बालवीर, मयंक, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और अब यहां पर बारी है भैया मैथ्स में संबंध एवं फलन की। तो ये हमारी पहली क्लास है। यस, तो ये सारे दोस्तों को भेज दो, यूपी के कोने कोने तक ये सेशन पहुंचना चाहिए, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं जो अभी पढ़ाई को शुरू नहीं किए हैं, वो शुरू कर ले पढ़ाई। और जितना हो सकता है उतना ज्यादा सबसे पहले से पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे भैया लास्ट में आते आते ना उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सर एक शायरी और हो जाए, सर एक शायरी और हो जाए। तो आप लोगों के लिए शायरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। और भैया अगर मजा आ जाए तो भैया नियम कहता है कि अगर शायरी बढ़िया लग जाए तो एक बार चैट पे भैया फायर इमोजी, बिल्कुल यस, रुकना नहीं चाहिए, फायर इमोजी। एक शायरी आपकी डिमांड पर यह रही कि भैया राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। अरे राह के पत्थर को चकना चूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, और इतना ही नहीं वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। यस, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो चलिए भाई फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट है संबंध एवं फलन। ये भैया इतना खतरनाक चैप्टर है ना, कि बहुत सारे लोग तो इससे स्टार्ट ही नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते हैं आव्यूह से, मैट्रिक्स से। अरे ओ, इसमें क्या समस्या है? क्लास 11th में बहुत सारे लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं, सर हमको तो क्लास 11th में ये पाठ समझ में नहीं आया था, क्या क्लास 12th में सर ये वाला पाठ समझ में आएगा? अरे काहे घबराते हो दोस्त, अरे अनुभव भैया जिंदा है ना। एक बड़ा अच्छा हम बनाए थे अपना कोट, क्या, कि चीते की चाल, वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। अरे चीते की चाल बाज की नजर, और अनुभव भैया के कॉन्सेप्ट पे कभी शक नहीं किया करते। चलिए, तो भैया संबंध एवं फलन, इससे कितने कितने नंबर का आता है सर? अगर हम कुछ पिछले वर्षों में देखें तो वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। आओ भाई फटाफट से आ जाओ। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप देखो तो पिछले वर्षों में इस पाठ का भार कितना है। भैया बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो भैया 1 से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं, वो चाहे संबंध वाले टॉपिक से हो, वो चाहे फलन वाले टॉपिक से हो। तो यहां से 1 से 2 प्रश्न बहुविकल्पीय के आ सकते हैं। अच्छा, फिर वैसे ही यहां पर अति लघु प्रश्न है,
1 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न आपको लिखना होगा। वो लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्लासेस में। तो 1 नंबर का वो भी प्रश्न आता है कि भैया अति लघु प्रश्न। फिर उसके बाद लघु प्रश्न जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो कभी कभी ये देखा गया है कि भैया इस पाठ से कि भैया किसी सेट में ना 2 क्वेश्चन आ गए 2-2 नंबर के, या 1 क्वेश्चन आ गया बहुविकल्पी का 2-2 की ये हो गए वगैरह वगैरह। और दीर्घ प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रमेय है हमारे पास, ये एनसीईआरटी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उदाहरण है, वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। वो भैया 5 अंक वाले प्रश्न इस पाठ से पूछे गए हैं। तो पहला पाठ आप प्लीज, हे बच्चा लोग, आपसे ही विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया पहले पाठ को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम तो दूसरे तीसरे पाठ से, चौथे पाठ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अरे ना बच्चा ना, ऐसा मत करो मेरी जान। अरे ना करी जनाब, ना करी। अरे 6 से 8 नंबर का, जी हां बिल्कुल आपने सही समझा, कुल 6 से 8 नंबर का भैया प्रश्न इस पाठ से बनता है। तो 6 से 7 क्लास में पूरा पाठ उड़ा देंगे। अरे एनसीईआरटी का कोई सवाल हो, अरे प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारी बातें लेकर आया हूं, बहुत सारी बातें लेकर आया हूं। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा भैया ताजा ताजा क्वेश्चन एनसीईआरटी का 22, 23, 24, 25, ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। उसके अलावा ये रहे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, ये रहे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट। उसके अलावा ये फिर से क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अरे एनसीईआरटी बहुत बेसिक से लगवाएगा थारा भाई, थारा भाई गाइडर। यस, तो जल्दी से चलते हैं आगे भाई। तो ये बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि भैया पूरे पाठ की रूपरेखा क्या होने वाली है। अच्छा, पूरे पाठ की रूपरेखा मतलब कि भैया क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो सबसे पहले आप ये समझो कि पूरे पाठ की रूपरेखा, इसका मतलब ये है कि दिमाग में बसा लो, ये तो जरूर कॉपी पे लिखना है। तो सर हमें क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं करना होगा, कॉपी बना लो। कॉपी कितनी बनानी है सर? कॉपी 2 बनानी है, ठीक है। बहुत बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, 2 कॉपी बना लो। एक आप रफ के लिए बना लो और एक आप बना लो फेयर, ठीक है। जब आप क्लास देख रहे होंगे तो आप रफ पे लिखेंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी 15-20 मिनट निकाल के भैया फेयर कॉपी में उसको उतार लेंगे। कॉपी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो आप एक युद्ध लड़ रहे होते हैं, और युद्ध में जो आपके अस्त्र होते हैं, जो आपके शस्त्र होते हैं, वो भैया कॉपी होती है, आपके नोट्स होते हैं, नोट्स। तो नोट्स बनाना मेरे दोस्त बहुत आवश्यक है, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। बस एक बात अपने गाइडर भैया की मान लेना, बस साथ मत छोड़ना। यस, हाथ मत छोड़ना, साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे सर, लास्ट तक आपके साथ बने जरूर रहेंगे, है ना। तो यहां पर कॉपी 2 बनानी है, एक रफ कॉपी, एक फेयर कॉपी। रफ कॉपी में जो मैं क्लास में बताता हूं उसको नोट करना, फेयर कॉपी में आप उसको बाद में उतार लेना, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा था, इसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, पूरे पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं संबंध। संबंध के बारे में समझेंगे, भैया संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये समझेंगे पहली बात। फिर उसके बाद समझेंगे संबंधों का वर्गीकरण, कि भैया क्या होता है स्वतुल्य संबंध, क्या होता है सम्मित, क्या होता है संक्रमक। उसके बाद क्या होता है तुल्यता संबंध। इससे 5 अंक का एक प्रश्न आता है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रमेय, हमारे पास 2 से 3 प्रमेय हैं जो 5 अंक में फंस सकती हैं आपके। तो ये महत्वपूर्ण प्रमेय समझेंगे। एनसीईआरटी के उदाहरण ये आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, ये पूरे 6 से 7 लेक्चर में जब हम पहला पार्ट खत्म कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें आती होंगी। तो एनसीईआरटी हो गया, उसके उदाहरण हो गई, या फिर प्रश्नावलियां हो गई। तो जितनी चीजें हैं मैं आपको सारी की सारी रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहां पर फलन भी पढ़ेंगे, है ना। पाठ का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। तो हम फलन भी पढ़ेंगे, फलनों के प्रकार भी समझेंगे। इसमें हमारे पास एकेकी हो गया, बहुएकेकी, आच्छादक, अंतक्षेपी, ये फलन के प्रकार समझेंगे। लास्ट में हम लोग फलनों का संयोजन और फिर भैया व्युत्क्रमणीय फलन, इसको मैं लिखूंगा संयोजन। बात समझ में आ गई? तो फलनों का संयोजन ये समझेंगे, फिर लास्ट में समझेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। क्या बात है भाई। तो ये सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं। ऐप पर क्लास नहीं चल रही होगी, यहां पर फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे ही होगी, बाद में ऐप पर डाल दी जाएगी, है ना। यस बच्चा लोग, यस यस यस, क्या बात है भाई। तो सर हैंड रिटन नोट्स नहीं आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे मैट्रिक माइंड जी, ठीक है। यस, तो चलिए भाई क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। क्लास में अगर यस यस, पहचान गए, सभी को पहचान गए। गाइडर भैया, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। यस यस यस, सुन रहा हूं, सबकी सुन रहा हूं। यस सौर्या जी। तो अब यहां पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे पाठ में संबंध के बारे में और भैया फलन के बारे में।
ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से यहां पर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये भैया टेलीग्राम चैनल है, इस पर जब आप जुड़ जाओगे तो आपको यहां पर मालूम हो जाएगा कि गाइडर भैया क्या इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन गाइडर भैया देने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। अब आज के लिए टॉपिक की बात करें कि भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला अब यहां से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, कैसे आता है कोई संबंध, कैसे आता है संबंध से फलन, तो उसकी नींव कहां से रखी गई, भैया समुच्चयों के कार्तीय गुणन से रखी गई, सबसे पहली बात। दूसरा, संबंध क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और संबंध का भैया प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, और उसके साथ साथ परिसर क्या होता है, ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहला जो यहां पर हमारे पास टॉपिक है वो है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब ये क्या होता है आइए मैं आपको समझाता हूं फटाफट से। तो सबसे पहले आप ये देखो कि भैया समुच्चय क्या होता है। समुच्चय हम किसे कहते हैं, समुच्चय, समुच्चय का मतलब है कि भैया वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना है कि भैया समुच्चय के सुपरिभाषित मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं, एक यहां पर छोटा सा उदाहरण है कि भैया हमारे पास एक समुच्चय था ए। अब इसमें बहुत सारे नंबर ले लो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ये ले लो। तो ये क्या है, ये हमारे पास भैया सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये कौन सी विधि है, ये हमारे पास रोस्टर विधि है। अच्छा, अब रोस्टर विधि में हमने क्या किया भैया, समुच्चय को लिखा। तो ये रोस्टर विधि क्या कहती है कि समुच्चय में 6 अवयव हैं। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे चालू होता है, बनता है क्या कि भैया इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो आप कहोगे सर 6 अवयव हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये हमने रोस्टर विधि में लिखा। अब यहां पर हो सकता है कि आप इसको ऐसे भी लिखो कि यहां पर हमने एक चर मान लिया x, है ना। अब इस चर की विशेषता क्या है कि भैया जो x है वो भैया नेचुरल नंबर में पाया जा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में भैया x पाया जा रहा है। और फिर आपने यहां पर यह कहा कि भैया x जो है वो यहां पर 7 से छोटा है। तो जब आपने इस तरीके से समुच्चय को लिखा, अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास चिन्ह कैसा है, इस चिन्ह का मतलब होता है इस प्रकार, है ना। ये चिन्ह क्या संकेत करता है, ये चिन्ह संकेत करता है कि भैया x हमारे पास जो है वह इस प्रकार से है कि जो x है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में पाया जा रहा है और x यहां पर 7 से छोटा है। अब मैं आपको यहां पर कुछ बेहतरीन बातें बताता हूं। अगर आप देखो तो भैया नेचुरल नंबर यहां पर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, वगैरह वगैरह। नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ओके सर, अब एक बात और, हम इसको आलेखीय विधि से भी निरूपित कर सकते हैं। सर आलेखीय विधि क्या है, देखो 2 विधियां मैंने आपको बता दी। सबसे पहला रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में आप सारे के सारे अवयवों को ऐसे कॉमा लगा लगा कर लिखते हो। यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है भैया सिंपल, ये है समुच्चय निर्माण विधि, जहां पर आप भैया चर को लिखते हो, फिर चर को लिखने के बाद आप उसकी विशेषता का बखान करते हो। तो ये हमारे पास हो गई समुच्चय निर्माण विधि। जब आपने चर लिखा, अब देखो यहां चर क्या है, x हमारे पास, तो चर कुछ भी हो सकता है, आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी चर हमारे पास हो सकता है। हम लोग प्रायः क्या लेते हैं भैया, x लेते हैं। तो ये समुच्चय निर्माण विधि, ये हमारे पास रोस्टर विधि। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को देख रहे हैं तो वहां पर गिनती 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के अनंत तक जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या है कि जिस समुच्चय में भैया बहुत ज्यादा अवयव हों, हम जिसको गिन ना पाए। तो अब इसको आलेखीय विधि से कैसे दर्शाओगे, आप यहां पर इसे गोला बनाओगे और इस गोले के ऊपर क्या लिखोगे,
इस गोले के ऊपर लिखोगे n, यहां 1 बैठेगा, फिर 2 बैठेगा, फिर 3 बैठेगा, फिर 4 बैठेगा, ऐसे चलता जाएगा कहां तक? अनंत तक। तो ये कौन सी विधि है? ये हमारे पास आलेखीय विधि है। क्या बात समझ में आ गई? ये कौन सी विधि है? ये हमारे पास आलेखीय विधि है, जो मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था। अच्छा सर, इस समुच्चय को आप क्या आलेखीय विधि के द्वारा निरूपित कर सकते हैं? मैं कहूंगा जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? आप जरा ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखना। तो यहां पर ए समुच्चय हमारे पास क्या था? बहुत ध्यान से समझो। ए समुच्चय हमारे पास क्या था? तो आप कहोगे ए समुच्चय था सर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मैंने कहा भैया गोला बना लो। आपने गोला इस प्रकार से बना लिया, इसको नाम आपने क्या दिया? ए दिया। चलो शानदार। अब इस गोले में कौन कौन से अवयव बैठेंगे? पहले तो 1 बैठेगा, फिर 2 बैठेगा, फिर 3 बैठेगा, फिर 4 बैठेगा, फिर 5 बैठेगा, फिर 6 बैठेगा। तो समुच्चय को हमने कितने तरीकों से निरूपित किया? यह बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, दिखाते हैं कि समुच्चय कैसा दिखता है, उसी प्रकार से हम संबंध को निरूपित करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि संबंध कैसा दिखता है। तो भैया समुच्चय को सबसे पहले हम लोगों ने कैसे दिखाया? भैया रोस्टर विधि के द्वारा। तो आपको यह समझना है कि रोस्टर विधि के द्वारा हम संबंधों को भी दर्शाएंगे। फिर वैसे ही हमने दूसरी विधि यहां पर देखी, समुच्चय निर्माण विधि। तो हम भैया समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा हम इसको भी दर्शाएंगे। जैसे समुच्चय को दर्शा रहे हैं, वैसे ही संबंध को भी दर्शाएंगे। और फिर तीसरी विधि हमारे पास कौन सी है भैया? आलेखीय विधि। तो हम आलेखीय विधि के द्वारा भैया जरूर दर्शाएंगे संबंध को। तो जिस तरह से समुच्चय चल रहा है, उसी तरह से हमारे पास संबंध भी आएगा। खैर, ये तो बस मैं निरूपण कर रहा था कि किस तरह से संबंधों को निरूपित किया जा सकता है। पहला रोस्टर, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि, तीसरा आलेखीय विधि। आलेखीय विधि में कुछ इस प्रकार से आने वाला है, यह मैं आपको समझाऊंगा। तो भैया समुच्चय आप समझ गए। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, है ना। ये सारी बातें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी। तो ये बस थोड़ा सा मैं क्लास 11th का रिवाइज करवा रहा था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, तो समुच्चयों के निरूपण में सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहां पर कि भैया रोस्टर रूप क्या होता है। आपने यहां पर समुच्चय को नाम दिया, और फिर जितने भी अवयव थे आपने कॉमा लगा लगा कर सब लिख दिए। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, 7, 8, 9। तो कॉमा लगा लगा कर लिखना, यह क्या है? रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है? जब आप चर को लिख दो। आप ध्यान से देखो, आपने x को लिखा, फिर आपने यहां पर 2 बिंदु लगा दिए। 2 बिंदु का मतलब क्या है? इस प्रकार से। तो x हमारे पास इस प्रकार से है कि x कहां पाया जा रहा है भैया? नेचुरल नंबर में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। अच्छा, तो हमें यह क्लैरिटी आ गई कि x जो है ना, वो कभी भी 1.2 नहीं हो सकता। अगर हम यह कह दें कि x कहां पाया जा रहा है भैया? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, तो हम यह समझेंगे कि x कभी भी 1.2 नहीं हो सकता। मतलब दशमलव वाली संख्या तो कभी नहीं हो सकती x। अगर हमने ये लिख दिया, तो x क्या क्या हो सकता है? x या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3, या 4, या 5 वगैरह वगैरह। हम ये भी समझेंगे कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि भैया नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में कभी 0 नहीं आता। क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू करता है? 1 से। तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह वगैरह। तो सर एक बात बताओ, जैसे n होता है वैसे कुछ और भी होता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको यहां पर n समझना है। n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और इसकी शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। n के बाद जो सबसे जरूरी है z। z का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है? ये हमारे पास भैया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बात समझ में आ गई? ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे इससे घबराते हैं, मुझे नहीं पता क्यों घबराते हैं। जेड का मतलब हो गया भैया पूर्णांकों का समुच्चय, और फिर उसके बाद यहां पर आपको समझना है कि भैया एक हमारे पास आता है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का मतलब हो गया भैया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, है ना, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। W के बाद यहां पर आता है भैया R, ये बड़ा जरूरी है।
और आर को मैं यहां पर स्टार दूंगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर प्रश्न में आपको आर दिखेगा। आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा सर, अब यहां पर यह समझो कि इसके अलावा हमारे पास z प्लस होता है, r प्लस होता है, या उसके अलावा हमारे पास z माइनस होता है, r माइनस होता है, वगैरह वगैरह। मतलब ये क्या है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या है? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वैसे ही ये क्या है? ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वगैरह वगैरह इनके मतलब होते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से समझो जो मैं आपको दिखा रहा था कि भैया समुच्चय निर्माण विधि में हमने सबसे पहले x को लिखा। x को लिखने के बाद हमने दो बिंदु जरूर लगाए। अब दो बिंदु जब हमने लगा दिए तो यहां पर हमने ये बोला कि भैया x जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में पाया जा रहा है। तो बच्चा समझ गया। बच्चा क्या समझा? बच्चा समझ गया कि भैया x यहां पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना? कभी 0 नहीं होगा, कभी 1.2 नहीं होगा, कभी 1.3 नहीं होगा। फिर हमने क्या की? हमने यहां पर भैया और ज्यादा विशेषता बता दी। विशेषता क्या बताई? कि जो x है ना वो 9 से बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, या फिर भैया 9 से छोटा होगा। अब देखो काम कितना हल्का कर दिया हमने। हमने सबसे पहले यह बताया कि भैया चर हमारे पास x है और उसके साथ साथ x जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में पाया जा रहा है, और फिर जो x है वो 9 से छोटा है या बराबर है। तो ऑटोमेटिक आप कहां पहुंच गए? आप यहां पहुंच गए। भैया शुरुआत कहां से करोगे? 1 से करोगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, रुक जाओगे। या तो आप इस तरह से लिख दो, या फिर आप सीधे कह दो कि जो x है वो 10 से छोटा है। तो आप समझ गए 10 से छोटा कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 9। आप 9 पे रुक गए आके। तो ये रोस्टर रूप है। बात समझ में आ गई? ये रोस्टर रूप है। अच्छा अच्छा, इसी में अगर आलेखीय विधि को मैं बताऊं तो भैया बड़ी शानदार तरीके से आप आलेखीय विधि को बता सकते हो कि आपने यहां पर इसको नाम दिया कि ये ए समुच्चय है। अब इसमें कितने अवयव हैं? 9। तो आप कहोगे यहां पहला बैठेगा, यहां दूसरा बैठेगा, यहां तीसरा बैठेगा, यहां चौथा, यहां पांचवा, ऐसे करते करते यहां कौन सा बैठेगा? 9वां। ये आलेखीय विधि है। तो आपको समुच्चय के बारे में सारी नॉलेज हो गई है। बात समझ में आ गई? आपको समुच्चय के बारे में सारी नॉलेज हो गई है। तो अब बारी किसकी है? अब बारी है संबंध को समझने की। तो हम लोग तुरंत चलते हैं। ये देख लो आप जल्दी से कि भैया अगर समुच्चय निर्माण विधि की बात हो रही है, अगर समुच्चय निर्माण विधि की बात हो रही है तो आपको यहां पर क्या करना होगा? आपको यहां पर सिंपल भैया समुच्चय का नाम सबसे पहले आएगा, फिर आपके पास चर आएगा, फिर आप चर की विशेषता लिखोगे। और इस चिन्ह का अर्थ क्या है भैया? इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से काम खत्म। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं, आ जाओ फटाफट। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, अब ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाता हूं फटाफट। मान लो कि भैया ए समुच्चय क्या है हमारे पास? मान लो कि ए समुच्चय है 1 2 3 और बी समुच्चय है ए बी सी। तो आपको यहां पर 4 बातें याद रखनी है पूरे 12th के खत्म होते होते कि भैया कौन कौन से हम लोग यहां पर कार्तीय गुणन देखने वाले हैं। ए समुच्चय का बी समुच्चय से गुणा। अब देखना यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है क्या भैया? ए समुच्चय का बी समुच्चय से गुणा, या ए का ए से गुणा, या बी का बी से गुणा, या फिर भैया बी का ए से गुणा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं ए का ए से गुणा कैसे करोगे आप। तो सबसे पहले आपने यहां पर क्या देखा कि भैया ए समुच्चय हमारे पास क्या था? ए समुच्चय था 1 2 3। ओके सर, ए समुच्चय क्या था? 1 2 3। और बी समुच्चय हमारे पास क्या था भैया? ए बी सी। चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिखाता हूं कि भैया ए क्रॉस ए क्या होता है? ए क्रॉस ए क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये हमारे पास ए समुच्चय है और ये भी हमारे पास ए समुच्चय है। क्यों? क्योंकि हम ए का गुणा ए से करवा रहे हैं। तो भैया ये भी ए समुच्चय, ये भी ए समुच्चय। इसमें बैठा है 1, इसमें 2, इसमें 3। तो यार एक बात बताओ, अगर ये ए समुच्चय था, इसमें 1 2 3 बैठा हुआ था, तो यार ये भी तो ए समुच्चय है, इसमें भी तो 1 2 3 बैठा होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, गुणा कराना है। अगर हमें गुणा कराना है तो हम कैसे कराएंगे? अब देखो यहां से मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है, सर गुणा कैसे कराएं? तो ध्यान से देखना, ये जो 1 है ना, इसका गुणा 1 से भी होगा, इसका गुणा
2 से भी होगा और इसका गुणा 3 से भी होगा। मतलब यहां पर ये जो 1 था हमारे पास, ये जो 1 था हमारे पास, इसका गुणा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। फिर 2 का गुणा 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। फिर 3 का गुणा 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। तो अब जरा ध्यान से समझें आप लोग, क्या समझना है। सर 2 का गुणा पहले 1 से हुआ, हां, फिर 2 से हुआ, हां सर, फिर 3 से होगा, हां सर वैसे ही 3 का गुणा, तो मैं कहूंगा 3 का गुणा 1 से भी होगा, 3 का गुणा यहां पर 2 से भी होगा, फिर यहां पर 3 का गुणा हमारे पास 3 से भी होगा। तो सर एक कंफ्यूजन है। मैंने कहा हां बच्चा पूछो क्या कंफ्यूजन है आपको। सर हम इसको लिखेंगे कैसे, सर हम इसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने कहा देखो आप ऐसे लिखोगे इसको। अब देखो ध्यान से देखो, ये जिस तरीके से आपने लिखा है ये है आलेखीय विधि। ये क्या है, ये है आलेखीय विधि। आपने दर्शा दिया कि भैया ए और ए का आपस में गुणा हो चुका है। अच्छा सर ए और ए का आपस में गुणा हो चुका है, हाँ देखो हो चुका है। सर इसको हम रोस्टर विधि के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, हाँ दर्शा सकते हो। सर कैसे दर्शाएं, सर एक बार करके दिखाइए सर हमको। सर हम पैसा दिए हैं सर, हमको सर ना, हाँ हमको सर पूरा करके बताइए सर, आप अधूरा ना बताइए सर। हाँ हाँ हम सर घर वालों से पैसा मांग के दिए हैं सर, हाँ हमको मास्टर पूरा पढ़ाओ। अरे पढ़ा रहे हैं चपड़गंजू हैं, पूरा ही पढ़ाएंगे, पैसा दिए हो ना पढ़ाएंगे। अब ये मत कहना कि ए मास्टर हम तो तुमको पैसा दिए हैं, नाच के दिखाओ। तो ये सब थोड़ा सा नहीं हो पाएगा ना कि ए मास्टर हमको हंसाओ, हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूं, हमको थोड़ा सा गुदगुदी करो, हाँ हम बहुत डिप्रेशन में हूं, है तो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको ना। हाँ मास्टर तुम एआई की लैंग्वेज में हमको नहीं पढ़ाते हो, हम तुमको पूरा पैसा दिया हूं। ठीक है सब होगा, धीरे धीरे होगा, है ना, हाँ धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो अब यहां पर भैया ए क्रॉस ए कैसे लिखोगे आप, तो ए क्रॉस ए आप ऐसे लिखोगे कि सबसे पहले 1 का गुणा 1 से, है ना, तो यहां पर क्या आएगा 1,1। अब यहीं से भैया एंट्री हो गई क्रमित युग्म की, है ना, ऑर्डर्ड पेयर की। क्रमित सर एक बच्चे का कमेंट पकड़ लिया मैंने, एक बच्चे का कमेंट पकड़ लिया मैंने सर, बिल्कुल खुश हो गया लिखा उसने, सर मजा आ गई सर, मजा आ गई सर, पैसा वसूल है। हाँ चपड़गंजू इधर ध्यान दे ले, एक बच्चा फुल मौज उठा लिया, फुल मजा उठा लिया, सर मजा आ गई सर, मजा आ गई, हाँ आपसे बढ़ गई, पैसा वसूल से पैसा। अरे यार चलो इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, ठीक है। तो एक क्रॉस ए क्या होगा 1,1। फिर यहां पर 1 का तीर किसको लगा भाई, देखो 1 ने गुणा किया 1 के साथ, फिर 1 यहां पर जाके बैठा 2 के साथ, तो यहां आया 1,2। फिर 1 जाके बैठेगा 3 के साथ, तो 1,3। अब यहां पर 2 ने तीर मारा 1 को, तो 2,1, फिर भैया 2,2, फिर यहां पर क्या होगा 2,3। अच्छा अब यहां पर 3 जो है वो 1 के साथ भी गया, 2 के साथ भी गया, 3 के साथ भी गया, तो ये हो गया 3,1, फिर हो गया 3,2, फिर हो गया 3,3। बात समझ में आ गई। तो ये ए क्रॉस ए है। अच्छा अब जरा ध्यान से समझो, अगर ए क्रॉस ए के बाद कोई हमसे पूछ ले कि भैया यहां पर ए क्रॉस बी बताओ, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर सिंपल ये भैया बनाओगे ए, ये भैया बनाओगे बी। अब सुनना ध्यान से, ओए तुम्ही से कह रहे हैं सुन लो ध्यान से, यहां पर ए बिठा दो, यहां बी बिठा दो। अब ए में कौन कौन से अवयव हैं 1 2 3 है, और बी में कौन कौन से अवयव हैं, तो भैया ए बी सी है। अब यहां पर होगा क्या, ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहले एक जाके तीर मारेगा ए को, फिर एक जाके तीर मारेगा बी को, फिर एक जाके तीर मारेगा सी को। फिर क्या होगा भैया 2 जाके तीर मारेगा, यहां पर 2 किसको तीर मारेगा ए को, फिर 2 तीर मारेगा यहां पर किसको भैया बी को, फिर 2 तीर मारेगा किसको सी को। अच्छा फिर क्या होगा, अब यहां पर बारी आई 3 की, तो 3 ने ए को तीर मारा, फिर यहां पर 3 ने बी को तीर मारा, फिर भैया 3 ने यहां पर सी को तीर मारा। अब ये क्या है आलेखीय विधि। अब इसको अगर आप बनाते हो रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये देखो लिखा हुआ है ऊपर लिखा है ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B 2, C 3, A 3, B 3, C। तो ये सारी की सारी कहानी समुच्चयों के कार्तीय गुणन से आती है। यस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणन से आती है। ये सारे बच्चों का हो भी गया होगा।
तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, जो विशेष बात है, और गाइडर भैया की विशेष बात पर कभी संदेह नहीं करते। हाँ यस, क्योंकि मैं गाइडर भैया हूं रे, और मेरे अगर कॉन्सेप्ट पे तुमने शक किया रे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा रे, है ना। तो विशेष बात बहुत गजब की है, और इसको मैं देना चाहूंगा स्टार। यस स्टार, 5 स्टार, 6 हो गए, कोई बात नहीं, 6 स्टार। तो अब यहां पर ध्यान से समझो भैया, जेड का समुच्चय कैसा दिखता है। मैं इसको बोलता हूं गोला। क्या बोलता हूं? ये क्या है? जेड का गोला। जेड का गोला है ये। जेड का गोला कैसे दिखेगा? बीच में कहीं तो बैठा होगा जीरो, क्योंकि भैया जेड का मतलब होता है पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, और जीरो भी आएगा। तो जीरो कहीं बीच में बैठेगा, उसके ऊपर ऋणात्मक और उसके नीचे धनात्मक। अच्छा, जैसे एन का गोला, तो एन का गोला यहां पर क्या होगा? शुरू करेगा 1 से और फिर नीचे आओगे तो 2 3 4 5 6। हाँ यस सर, सर समझ में आ रहा है सर, अब हमको लगा है सर कि हम सही जगह पैसा इन्वेस्ट किए हैं सर। हाँ तो यार बेसिक बेसिक सी बातें यार, क्लास 11th में आपने पढ़ रखी होंगी, है ना। अच्छा अच्छा, आर का गोला कैसे दिखेगा? तो आर का गोला सबसे बड़ा होता है, उसमें जीरो भी आएगा। अरे सोचो ना, आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसमें भैया जीरो भी आएगा तो 0.1 भी आएगा, फिर 0.2 भी आएगा, फिर भैया माइनस का 5 भी आएगा तो √5 भी आएगा, √7 भी आएगा, है ना, माइनस का √7 भी आएगा। बहुत बड़ा गोला, बहुत बड़ा गोला। हाँ हाँ, तो अब जरा ध्यान से समझो, आर का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जेड का मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, एन का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये बेसिक बेसिक सी बातें मैं आपको बता चुका हूं। चलो भैया गुड। अब जैसे ये देखो, यहां पर हमारे पास क्या हुआ? यहां पर ए समुच्चय क्या था? ए समुच्चय था 1 2 3, और बी समुच्चय क्या था? ए बी सी। अब यहां पर हुआ क्या? हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी इस विधि से भी आप समझ सकते हो, और उसके साथ साथ ऐसे भी आप समझ सकते हो। ये क्या है भैया? रोस्टर विधि। अच्छा बड़े काम की बात हो, ये तुम इस कह रहे कहां गए? अरे अरे, बगल में कौन खाना खा रहा है? तुम्हारा दोस्त खेलने जा रहा है, तुम यार नजरें स्क्रीन से हटा लिए। मैगी खा रहे हो ना? रख दो चम्मच वापस, है कटोरे में से रखो चम्मच वापस। मैगी खा रहे हो ना तुम? है, हम देख लिए तुमको। क्या ये यहाँ हमारे पास एक अंदरूनी नजर है, हाँ हम तुमको पकड़ लिए, मैगी खा रहे हो तुम। हाँ बढ़िया, टांगों में टांग धर के, हाँ चिप्स खाए जा रहा है, मैगी खाए जा, हाँ पढ़ाई चल रहा है। रखो वापस नीचे चम्मच, रखो नीचे वापस चम्मच। हाँ फोकस करिए क्लास पे। यस बच्चा लोग, तो यहां पर समझना क्या है? समझना यह है कि भैया ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा? समुच्चय होगा। ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय होगा। बस फर्क क्या है? ध्यान से समझना, फर्क क्या है? फर्क यहां पर यह है कि अब यहां पर क्रमित युग्म आएंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्रमित युग्म आएंगे ए क्रॉस बी में। पहले क्या थे? पहले सिंपल सिंपल से केवल 1 आ रहा था, है ना, केवल 1 आ रहा था, केवल 2 आ रहा था, केवल 3 आ रहा था, केवल ए आ रहा था, बी आ रहा था, सी आ रहा था। अब लेकिन कौन आ गए? अब आ गए क्रमित युग्म। अब आ गए क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में 2 लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहां पर एक क्रमित त्रिक भी आता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जैसे ये क्या है? 1,1,1, ये है त्रिक, लेकिन इसका बहुत ज्यादा है, अंग्रेजी में कहें तो ट्रिपलेट, लेकिन इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन क्रमित युग्म का बहुत है, बहुत है, क्रमित युग्म का बहुत है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ गई बच्चा लोग? अच्छा सर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो ये तो समझ में आ गया भैया, ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास? यस बच्चा लोग, समुच्चय। अब इसमें आएंगे क्रमित युग्म। ओके सर, ओके सर, सर थोड़ा सा आगे सर, संबंध पढ़ा दो सर। अच्छा एक मिनट। अच्छा समुच्चय निर्माण, सर आपने ए क्रॉस बी हमको करके दिखाया। ओए फोकस हो गए, सुनो ध्यान से। क्या कि सर आपने हमको ए क्रॉस बी दिखाया। ओए ध्यान से सुन ले भाई, हो बच्चा ध्यान से सुनना। हो तुम्हारा ध्यान किधर है? हो मैथ्स पढ़ाने वाला इधर है। सर आपने हमको ए क्रॉस बी करके दिखाया। मैंने कहा दिखाया। सर आपने हमको रोस्टर विधि के द्वारा बताया। मैंने कहा हां बताया। सर आपने हमको आलेखीय विधि से बताया। हमने कहा हां बताया। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा आलेखीय विधि क्या होती है? तो तुम लोग बहुत जबरदस्त बच्चे हो,
मैंने पूछा आपसे कि भैया आलेखीय विधि क्या होती है, तो आपने कहा सर अभी तो आपने पीछे बताया कि ये कौन सी विधि है, ये आलेखीय विधि है। अच्छा, ए क्रॉस बी हमने देखा रोस्टर विधि से, आलेखीय विधि से। सर आपने समुच्चय निर्माण विधि का तो नाम लिया ही नहीं। तो मैंने कहा देखो ये हमारे पास क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। अच्छा सर ये समुच्चय निर्माण विधि है, हां ये समुच्चय निर्माण विधि है। सर इसमें क्या होगा, क्या होगा सर, क्या होगा? तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर एक हमारे पास ए समुच्चय है, मान लो जिसमें बैठे हैं भैया 1, जिसमें बैठे हैं 2, जिसमें बैठे हैं 3। मान लो एक बी समुच्चय है जिसमें ए बी सी बैठा है। अच्छा, तो जब आप ए क्रॉस बी को लिख रहे होंगे, है ना, जब आप ए क्रॉस बी को लिख रहे होंगे, तो अब आपके पास केवल अकेला अकेला अवयव तो आएगा नहीं है। सर जी 20 रुपया काटो सर की ओवर एक्टिंग के लिए, मारेंगे 2 ठुलप्पड़ तो यही घूम घूम के गिर जाओगे आदर्श। 20 रुपया काटेगा हमारा, 10 रुपया तो हमारा सैलरी है जो हम बचा के घर ले जाते हैं, अपने मेहरारू को देते हैं। अब 20 रुपया तुम काट लोगे तो हम -10 नहीं हो जाएंगे? ध्यान से सुनो, फोकस, यस। तो ए हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3 और बी हमारे पास समुच्चय है एबीसी। तो अब यहां पर अगर ए क्रॉस बी आप लिखोगे किस विधि के द्वारा? भैया समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा। तो आप कैसे लिखोगे? अब आप यहां पर चर बिठाओगे x, y। अब आप कहोगे सर ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, अभी तो आप केवल x बिठा रहे थे, अब आप यहां पर x और y दोनों बिठा रहे हो। तो मैं कहूंगा कि हां भैया मैं x y दोनों इसलिए बिठा रहा हूं कि अब चर भी किस रूप में होगा? चर हमारे पास क्रमित युग्म के रूप में होगा। बात समझ में आ गई? चर भी हमारा कैसे होगा? क्रमित युग्म के रूप में होगा, जहां पर x और y दोनों क्या हैं? चर हैं। अब आप कहोगे सर x कहां पाया जा रहा है सर, y कहां पाया जा रहा है सर? तो मैं कहूंगा सुनो, आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये हमारे पास A समुच्चय, ये हमारे पास B समुच्चय। अच्छा, अब जरा ये बताओ कि भैया A से B में गुणा करा रहे हो, A से B में गुणा करा रहे हो, तो अब आप यहां पर धीरे धीरे आदत ये डालना चालू करो कि आप अगर x, y मान रहे थे, आप अगर x, y मान रहे थे कि भैया ये पाया जा रहा है हमारे पास क्रमित युग्म किसी समुच्चय में, तो भैया x कहां पाया जाएगा? A में। अब ये आदत डालो, आदत, अब ये आपके आदत में होना चाहिए कि भैया x कहां पाया जा रहा होगा? समुच्चय A में, और y कहां पाया जा रहा होगा? समुच्चय B में। अब ये सर कैसे आएगा हमारे अंदर? भाई बनी बात है कि आप 11th से निकल कर आए हो और इतनी जल्दी आप इसको अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। भाई मुझे तो बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आपके सीनियरों को पढ़ाया, उनसे सीनियरों को पढ़ाया है, तो मतलब जब से हड़प्पा की खुदाई हुई है लगभग तब से मैं 100-150 सालों से पढ़ा रहा हूं, एक्सपीरियंस है मेरे पास। लेकिन ये अचानक से नहीं एडॉप्टेबिलिटी आती है, अचानक से सर, अबे अचानक से नहीं समझ पाओगे तुम कि x कहां से आया, y कहां से आया, और x जो आ रहा है वो A में पाया जा रहा है, जो y आ रहा है वो B में पाया जा रहा है। नहीं आया, नहीं समझ में आएगा तो क्या करो? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। देखो ये पहली जगह ऐसी है जहां मैं आपसे कहूंगा कि याद कर लो, और जब चीजें याद होती हैं तो वो धीरे धीरे आदत में बच जाती है। चलो इमेजिन करो, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं 2 मिनट की। इमेजिन करो, छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, बस 2 मिनट स्टोरी ज्ञान की है। आप ये समझो कि आप कहीं किराए के घर पे रहते हो, या चलो मैं किराए के घर पे रहता हूं, आप लोग तो अपने घर पे रहो, भगवान करे, ऊपर वाला करे आपके खुद के 5-5 6-6 घर हो। मान लो मैं किराए पे रहता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि भैया मैं एक जगह किराए के घर पे रहता था और वहां के मकान मालिक ने मुझे भगा दिया कि चलो भागो यहां से, तुम किराया नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है भैया भागना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि हमारे पिताजी ने कहीं दूसरी जगह घर ले दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो आसपास की गलियां होंगी दूसरे वाले घर के पास, तो मुझे याद नहीं होंगी, मैं भटक जाऊंगा कि यार पहले तो इस गली से आया करते थे, अब इस गली से, पहले तो हम इस गली से आते थे, अब इस गली से। स्टार्टिंग में भटकोगे, 1 महीने तक भटकोगे भटकोगे आप। लेकिन 1 महीने के बाद जैसे ही दूसरा महीना लगा तो आप कहोगे यार यहां से बाएं जाना होगा, यहां से दाएं जाना होगा, हमारा बढ़िया सा बंगला जो हमने किराए पे लिया आ जाएगा। मैं गलत हूं कि सही हूं? सही हूं। तो यहां पर जब हम कोई चीज
पहली पहली बार देखते हैं, हमारे लिए नई होती है, तो हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, फिर जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है वैसे वैसे दिमाग में बैठ जाती है। तो बस मैं आपको यह कहूंगा कि भैया आप अभी ये याद कर लो कि x कहां से आ रहा है। x आ रहा है भैया a से, तो हम मैथ्स की भाषा में ऐसे लिखेंगे कि भैया x हमारे पास जो चर है वो a समुच्चय में पाया जा रहा है। कोई कठिन बात तो नहीं है। अरे यस और नो बोलना पड़ेगा। यस, जल्दी से एक बार चैट पे यस सर लिखो। सर पढ़ाते क्यों नहीं हो, ओवर एक्टिंग क्यों करते हो। अच्छा अनुज जी, ओके। अगर मैं सीरियस होके बच्चा बाबू अनुज आपसे कह रहा हूं, बहुत प्यार से कह रहा हूं, हाँ बहुत दिल की बात आपसे कह रहा हूं कि अगर मैंने सीरियस होकर अगर 1.5 घंटा पढ़ा दिया, 90 मिनट पढ़ा दिया, तो मैथ सब्जेक्ट है बाबू। यस, ये मैथ सब्जेक्ट है। यहां पर कहानी शुरू होती है एक्स से, और एक्स तो बड़ी बेवफा थी। कहानी शुरू होती है एक्स से, वो तो बड़ी बेवफा थी। बच्चे पहले ही रो देंगे, और बच्चे पहले ही रो देंगे, ऊपर से हम सीरियस, तो भैया बचाएगा कौन आपको। हाँ अनुज जी, इसीलिए बस हमारे ओवर एक्टिंग का तुम 2 रुपया काट लेना, है ना। बस अच्छे से पढ़ो यार, है ना। अच्छा, तो अब यहां पर यह समझो कि भैया a क्रॉस b को हम ऐसे लिखेंगे कि x कॉमा वाई भैया इस समुच्चय में पाया जा रहा है। फिर हमें बताना पड़ेगा कि x कॉमा वाई किस प्रकार से पाया जा रहा है, कि x पाया जा रहा था समुच्चय a में, और भैया y पाया जा रहा था समुच्चय b में। बस इतना करो काम खत्म, इतना करो काम खत्म। देखो आप ध्यान से, इतना करो काम खत्म। हाँ, जब संबंध लिख रहे होंगे तब थोड़ी सी कहानी और मुश्किल हो जाएगी। फिर हमको बताना पड़ेगा कि भैया y और x में कैसा संबंध है। मैं सवाल करवाता हूं आपको, फिर थोड़ी सी कहानी और कठिन हो जाएगी कि भैया y और x में कैसा संबंध है ना। चलो, तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर कहानी आती है क्रमित युग्म के समानता की। तो भैया अगर 2 क्रमित युग्म समान है, अच्छा यहां से प्रश्न पूछा गया है भैया अटेंशन। जब मैं अटेंशन कहूं तो सारा ध्यान हटा करके कहां पर आ जाना चाहिए, बोर्ड पर। यस, हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पर। क्रमित युग्म की समानता यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो लगभग 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, 2025 हो गया, और 2026 हो गया। अभी जो पेपर गया है फरवरी में, तो इसमें एक सेट या 2 सेट में क्रमित युग्म की समानता के ऊपर प्रश्न आते हैं। अब क्रमित युग्म की समानता क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 2 हमारे पास क्रमित युग्म है, 2 हमारे पास भैया क्रमित युग्म है, और दोनों अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा। सर आप क्या कहना चाहते हो सर थोड़ा फोकस होके बताओ हमको। मैंने कहा सुनो, जब आप यहां पर बात कर रहे हो कि 2 हमारे पास भैया क्रमित युग्म बराबर हैं, तो आपको यह समझना है कि भैया पहला वाला जो युग्म है, मतलब पहला वाला जो अवयव है, पहला वाला जो एलिमेंट है, वो पहले वाले के बराबर। बात समझ में आई। जैसे x कॉमा वाई लिखा था, फोकस करो फोकस करो, x कॉमा वाई लिखा था, और ये बराबर है a कॉमा b के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया x जो है वो a के बराबर, y जो है वो b के बराबर। दूसरी भाषा में पहले वाला पहले वाले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर, मतलब x बराबर a, y बराबर b। काम खत्म। शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, क्या कि पहले वाला पहले वाले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। x a के बराबर, y b के बराबर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये बताओ, ये PYQ में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो कर ले गया तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया उसने मैथ्स में 100 में 100 लाने की भैया तैयारी शुरू कर दी है। तो आपका एक और होमवर्क रहेगा कि कमेंट में मुझे बताना कि इसका होमवर्क का भैया आंसर क्या है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आप अपना टारगेट भी लिखना कि भैया हम यहां पर 100 में 100 लाना चाहते हैं। बात समझ में आ गई। ये आपके लिए होमवर्क है, आज का बहुत छोटा सा होमवर्क है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, चल रही है बस 15-20 मिनट और। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं समझ जाऊंगा कि भैया कौन यहां पर ढंग से क्लास देख रहा था। कुछ नहीं करना है, कमेंट में जैसे ही क्लास खत्म होती है तो नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पर लिख के जाना कि सर आपने इतने मिनट इतने सेकंड पे ये सवाल दिया था, इसका आंसर ये है, और सर मेरा टारगेट मैथ्स में 100 में 100 का है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको यहां पर हिंट दे देता हूं।
कि भैया हिंट यहां पर क्या होने वाली है, हिंट यहां पर यह होने वाली है कि पहला वाला पहले वाले के बराबर। बात समझ में आ गई? अब ये 6,2 लिखा था, पहले स्थान पे कौन बैठा है, यहां 2x बैठा है, तो 2x यहां पर 6 के बराबर, ये पहला समीकरण बनेगा। फिर दूसरे स्थान पे बैठा है x प्लस वाई, ये 2 के बराबर हो जाएगा, तो भैया x प्लस वाई यहां पर 2 के बराबर, ये दूसरा समीकरण। और बस कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन, एक आंसर टिक। बहुत सारे बच्चे सही आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपका होमवर्क ये है, कॉमेंट में छोड़ के जाना। बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चे कुछ तो ऑप्शन लगा रहे हैं। मैं बच गया, मैं उत्तर देते देते बच गया। बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि भैया आप अच्छे से, और जिसका कमेंट सबसे सही रहा उसका मैं नाम लूंगा अगली क्लास में। अब भाई देखो, हम ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास ज्यादा रुपया उपया नहीं है, हम छोटा मोटा आदमी हूं, बस थोड़ी बहुत गणित जानता हूं, आपको पढ़ा देता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब अगली बार पढ़ाएंगे तो हम आपका नाम ले देंगे 5-10 बच्चों का। अब इससे ज्यादा हम क्या करें बताओ मालिक। ठीक है, चलो भैया, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात आती है संबंध की। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूं, एक बात बताओ, संबंध संबंध संबंध, एक बात बताना, ओए जल्दी से बताना। विराट कोहली जी, भाई जी लगाना पड़ेगा, बहुत दिग्गज प्लेयर है ना, मैं सम्मान करता हूं भाई, देश को रिप्रेजेंट करते हैं। विराट कोहली जी, यहां पर मैं डालूंगा पड़ोसी मुल्क। अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना हमारे ऊपर केस हो जाएगा। हाँ, पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी मुल्क आप जान गए होंगे, आप जान गए होंगे कि भैया पड़ोसी मुल्क का मतलब है नागरी, जनाब नागरी। तो विराट कोहली जी यहां पर, अब देखो ये कहानी स्टार्ट होती है संबंध की, है ना, ये कहानी स्टार्ट होती है संबंध की, ठीक है, यस, ये कहानी स्टार्ट होती है संबंध की। तो विराट कोहली जी यहां पड़ोसी मुल्क, यस यस, आप सही समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। विराट कोहली जी जो यहां पर पड़ोसी मुल्क हैं, उसके क्रिकेट में, उसके क्रिकेट में डायस हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, विवाद हो जाएगा। ये विवाद वाला भैया स्टेटमेंट है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात समझ में आ गई? जो कहोगे आप लोग कहोगे, आप लोग बच्चे, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारे ऊपर समस्या आ जाएगी। तो अब आप ये समझो, विराट कोहली जी पड़ोसी मुल्क के, जो भी पड़ोसी मुल्क है हमारा, उसके क्रिकेट में क्या है, डैश डैश। अब यहां डैश डैश में क्या आएगा? हाँ, समझदार हो, हाँ, सर समझदार हो। ये मुझे अच्छा लगा। हाँ, यस यस, जानदार जानदार। ये एक बच्चा कह रहा, ये हुई ना बात, ऐसा ही तो मास्टर हमको चाहिए था, ऐसा ही तो मास्टर गणित में चाहिए था, जो बिल्कुल मजाक के साथ हमको पढ़ा। ऐसा है, हम यहां भी चिपका देंगे स्कैनर, हाँ, पेटीएम का। सुनो ध्यान से, यहां अभी हम तुम इस कह रहे हैं, यहां हम चिपका देंगे अभी पेटीएम का स्कैनर, है ना, इसे स्कैनर होता है ना इसे, और उसमें जितनी बार तुमको मजा आए कॉपी पे लिखते रहना। एक बार मजा आ गई, 2 बार मजा आ गई, हाँ, उतनी बार 5-5 रुपया पेटीएम करते रहना। बात समझ में आ गई? अरे करोगे कि नहीं करोगे यार? अबे हाँ ना बोल दो यार, जितनी बार तुमको मजा आए। एक बार ठहाका लगे हंसे, मास्टर 5 रुपया, फिर दोबारा हंसे, मास्टर 5 रुपया, ठीक है। ऐसे ही करते करते, हाँ, जब हो जाए तुम्हारे पास 20-30 रुपया, 40 रुपया, तो स्कैनर चिपका देंगे हम, लास्ट में लेके आएंगे, अब दे देना, ठीक है। हाँ, दिल बनाओ, दिल बनाओ, अगर पेटीएम करोगे तो दिल बनाओ फटाफट। हाँ, कर देना हमको। हाँ, 5 रुपया, ज्यादा नहीं, 5 रुपया, जितनी बार तुम ठहाका मार के हंसो, 5 रुपया पेटीएम कर दो। हाँ ठीक, नहीं, चलो मजाक कर रहा था, मजाक नहीं, ये बात सही थी, इधर हम मजाक कर रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर आंसर कर चुके हैं। अरे आंसर मतलब यहां पर तो विराट कोहली जी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके क्रिकेट में डैश डैश है। आप समझ गए होंगे क्या है। तो ये डैश डैश क्या है, ये डैश डैश क्या है, संबंध। ये डैश डैश क्या है, संबंध। लेकिन यार अगर इतना ही आसान होता समझना, हाँ सब पेटीएम कर देगा बच्चा, क्या प्यारा बच्चे, तुम्हारी हम नजर उतार लें एक बार। क्या बात है, सब बच्चा पेटीएम कर देगा, सब बच्चा पेटीएम कर देगा, हाय हाय हाय, नजर ना लगे तुमको। हाँ बढ़िया, तुम 100 में 100 लाओ। तो ये जो यहां पर डैश डैश में आप भर रहे हो, अब डैश डैश में क्या भरा जाएगा, फिर से बच्चे सुन ले। विराट कोहली जी पड़ोसी मुल्क है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके क्रिकेट में कुछ हैं,
अब आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं। तो ये जो नाम है यही संबंध है। लेकिन यार संबंध इतना अगर आसान होता तो फिर मैथ्स में क्यों होता? नहीं, तो थोड़ा सा इसको कठिन बनाते हैं। मैं ही कठिन बनाऊंगा इसको। कठिन क्या है, सुनो ध्यान से। कुछ नहीं, सारी कहानी समुच्चय से होके जाएगी। हमने माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर यह मानो मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर यह मानो मतलब से बात नहीं करते। और ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें और ये मजाकिया अंदाज सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये नरम लहजा, ये प्यारी बातें और ये मजाकिया अंदाज सिर्फ तुम्हारे लिए है। हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते, है ना? तो ए समुच्चय क्या है? माना किसी विद्यालय की कक्षा 12 की विद्यार्थियों का समुच्चय, है ना? कक्षा 12 में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उस समुच्चय का नाम है ए। और बी समुच्चय क्या है? किसी विद्यालय की कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब एक बात बताओ, यहां पर जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप ये इमेजिन करो कि आप कक्षा 12 में हो, तो आपके कक्षा 12 की जितनी भी सेक्शन है उन सभी को अगर मैं मिला लूं तो वो समुच्चय ए। अब आप ये इमेजिन करो कि यहां पर जो जितने भी आपके स्कूल में कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनका अगर समूह में बनाऊं तो वो है भैया बी। ठीक, अच्छा, अब ये समझो कि यहां पर जो हमारे पास भैया ए कॉमा बी पाया जा रहा था। अब ये ए कॉमा बी क्या है हमारे पास? ए कॉमा बी क्रमित युग्म है जो पाया जा रहा था ए क्रॉस बी के समुच्चय में। अच्छा, और हमने यहां पर अब निर्धारित कर दिया कि जो ए है वो यहां पर बी का भाई है। तो ये हमने क्या निर्धारित किया? ये हमने संबंध निर्धारित किया। बात समझ में आ गई? हमने क्या निर्धारित किया? संबंध निर्धारित किया। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास आर संबंध है उसमें क्रमित युग्म क्या है? ए कॉमा बी। अब ध्यान से समझो, ए और बी दोनों क्या है? चर। फिर अभी तक तो एक्स कॉमा वाई हुआ करते थे, कोई बात नहीं, अब यहां पर ए कॉमा बी हो गया, ए कॉमा बी हो गया। अच्छा, अब आपको यह समझना है कि जो ए है, छोटा वाला ए है, वो बड़े वाले ए में पाया जा रहा है, जो छोटा वाला बी है वो बड़े वाले बी में पाया जा रहा है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, आप ये समझो कि यहां पर ये ए समुच्चय, ये हमारे पास बी समुच्चय। अब देखो यहीं से कहानी चालू, यहीं से संबंध की कहानी चालू। तो अगर फोकस होकर नहीं पढ़ोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, यहां पर यह क्या है? ए समुच्चय। ए समुच्चय का मतलब कि किसी विद्यालय में जितने भी कक्षा 12 में विद्यार्थी थे उन सभी का समूह। और बी समुच्चय क्या है? कि उस विद्यालय में जितने भी कक्षा 11 के विद्यार्थी थे उनका समूह। ठीक है, अब दोनों के बीच में संबंध क्या बना? संबंध को नाम दिया गया आर। और यह संबंध क्या कहता है? कि जो ए है वो यहां पर बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है। तो आप यह समझो कि ए कहां पाया जा रहा होगा? समुच्चय ए में, और बी कहां पाया जा रहा होगा? समुच्चय बी में। अब मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल ले लो कि यहां पर ए वाले समुच्चय में पढ़ता है राम, और यहां पर ए वाले समुच्चय में पढ़ता है मान लो राम नाम का लड़का है, और ए वाले समुच्चय में मान लो पढ़ता है सोहन, और यहां पर ए वाले समुच्चय में मान लो पढ़ता है मोनू, और यहां पर समुच्चय मान लो कक्षा 12 में पढ़ता है गोलू। एक बच्चा कौन हुआ? राम, एक सोहन, एक मोनू, एक गोलू। ये सब कक्षा 12 में पढ़ते हैं। और यहां पर एक बच्चा है घनश्याम, एक बच्चा है घनश्याम। ठीक है, ये 5 विद्यार्थी हैं, और मान लो ये 5 विद्यार्थी भैया कक्षा 12 में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए में पाए जा रहे हैं। समुच्चय ए क्या है? किसी विद्यालय के कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय। अच्छा, अब यहां पर यह समझो बी समुच्चय में पाया जा रहा था यहां पर श्याम, बी समुच्चय में पाया जा रहा था श्याम। फिर यहां पर एक बच्चा पाया जा रहा था भोलू, एक बच्चा यहां पर पाया जा रहा था मोहन, और एक बच्चा यहां पर पाया जा रहा था सोनू। ठीक है, और एक बच्चा यहां पर पाया जा रहा था मान लो अनुभव। मैं अपना नाम ही लिख देता हूं, एक बच्चा यहां पर पाया जा रहा है अनुभव। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर ए समुच्चय क्या था? भैया जितने भी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय।
और बी समुच्चय क्या है? कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय। इसमें राम, सोहन, मोनू, गोलू, घनश्याम 5 लोग पाए जा रहे थे और इसमें श्याम, भोलू, मोहन, सोनू, अनुभव 5 लोग पाए जा रहे थे। अब संबंध क्या है? अब ध्यान से सुनना, संबंध क्या है? संबंध यह है कि जो ए है वो बी का भाई है। बनी बात है, ए जो है वो बी का भाई है। अब अगर ए बी का भाई है तो आपको यह समझना पड़ेगा ए कहां पाया जा रहा था? समुच्चय ए में, और बी कहां पाया जा रहा था? समुच्चय बी में। अब देखो, फिर से मैं मान रहा हूं कि संबंध क्या है? राम का भाई कौन है? श्याम। अपने मन से मान ले रहा हूं मैं आपको संबंध समझाने के लिए कि भैया राम का भाई कौन है? श्याम। तो राम का तीर किसको लगा? श्याम को लगा। सोहन का भाई है मोहन, तो भैया सोहन का तीर किसको लगा? मोहन को। क्यों? क्योंकि भैया संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि जो ए है वो बी का भाई है। मतलब ए कहां पाया जा रहा है? समुच्चय ए में। तो यहां पर जितने लोग हैं वो किसी ना किसी के भाई हैं। अच्छा, मोनू किसका भाई है? सोनू का। और गोलू किसका भाई है? भोलू का। अब घनश्याम का कोई भाई नहीं पड़ता कक्षा 11 में। अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि भैया घनश्याम का कोई छोटा भाई नहीं पड़ता है कक्षा 11 में, या फिर अनुभव का कोई भी बड़ा भाई नहीं पड़ता है कक्षा 12 में। तो क्या यहां से तीर निकलेगा? नहीं, गलत है, गलत, ये नहीं होगा भाई। जब घनश्याम का कोई छोटा भाई नहीं पड़ता है कक्षा 11 में तो यहां से तीर नहीं निकलेगा। तो सर ये क्या है? ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये संबंध है जिसको नाम दिया गया आर। अब आप कहोगे सर ये कौन सी विधि से आपने संबंध को दर्शाया? तो मैं कहूंगा यार बहुत बार बता चुका हूं, ये संबंध को मैंने दर्शाया आलेखीय विधि से। क्या बात समझ में आ गई? ये जो भी मैंने संबंध को दर्शाया ये क्या है? आलेखीय विधि। सर जरा इसको रोस्टर विधि में दर्शाओ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भैया रोस्टर विधि में दर्शा लेंगे। पहली बात तो संबंध का नाम क्या है? आप कहोगे आर। अच्छा, अब रोस्टर विधि में कैसे दर्शाओगे? भैया राम ने किसको तीर मारा? श्याम को। हाँ, तो क्रमित युग्म में पहले आएगा राम, बाद में आएगा श्याम। तो आप यहां पर सबसे पहले क्या लिखोगे? राम, फिर कॉमा करके लिखोगे श्याम। ओके सर। फिर दूसरा आप कहोगे सोहन ने तीर मारा मोहन को, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? सोहन, और यहां पर कॉमा करके लिखोगे आप मोहन। फिर यहां पर आप क्या कहोगे? आप कहोगे मोनू का भाई था सोनू, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे भैया मोनू, और यहां पर हम लिखेंगे भैया सोनू। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से सुनना, गोलू का भाई था भोलू, तो भैया हमने क्या लिखा? हमने लिखा जो भैया गोलू है उसका भाई क्या होगा? उसका भाई होगा भोलू। अच्छा, हां, कहानी यहां तक ही हुई। अच्छा, अब एक बच्चा कहेगा कि सर मान लो एक बच्चे के मन में डाउट आता है, एक बच्चे का डाउट मैं खुद यहां पर बताता हूं। एक बच्चे का डाउट आ सकता है कि सर हम यहां पर मोहन को पहले नहीं लिख सकते और सोहन को बाद में नहीं लिख सकते। तो मैं कहूंगा गलत, ऐसा मत करना। देखो, सोहन कॉमा मोहन का यह अर्थ है कि जितने पहले पहले वाले भैया अवयव हैं, जितने पहले पहले वाले अवयव हैं, वो चाहे राम हो, चाहे सोहन हो, चाहे मोनू हो, चाहे गोलू हो, वे सारे के सारे कहां पाए जा रहे थे? ए समुच्चय में। तो यहां पर जितने पहले पहले वाले अवयव हैं वो यहां पर कहां पाए जाएंगे? पहले पहले वाले अवयव वो सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? पहले पहले वाले अवयव वे सारे के सारे आ रहे हैं भैया समुच्चय ए से। और दूसरे दूसरे वाले अवयव, दूसरे वाले अवयव कहां से आ रहे हैं? वे आ रहे हैं समुच्चय बी से। बात समझ में आ गई? तो मोहन की जगह अगर आप सोहन लिखोगे, सोहन की जगह मोहन लिखोगे, तो समस्या यह होगी भैया पूरा काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फिर तो मोहन उछल के यहां आ जाएगा, सोहन उछल के वहां चला जाएगा, जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समुच्चय ए में सोहन पाया जा रहा था, मोहन नहीं। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपने कहा ठीक है सर हम समझ गए। सर ये क्या है? संबंध। इस संबंध को हमने दर्शाया भैया रोस्टर विधि के द्वारा।
तो अब देखो धीरे धीरे आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि ये कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। अब देखो संबंध को हम कितने तरीके से निरूपित कर सकते हैं, संबंध को हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, अब आप समझोगे, ध्यान से समझना। संबंध को भैया हम 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। अरे जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो, 3 प्रकार से, 3 टाइप। यस, जल्दी से चैट पे यस 3 टाइप लिखो, मैं समझ जाऊंगा आप क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे हो। क्या संबंध को 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? सबसे पहला रोस्टर विधि, सबसे पहला रोस्टर विधि। दूसरा यहां पर संबंध है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। बात समझ में आ गई? अब समुच्चय निर्माण विधि किस तरह से लिखना है, तो शुरुआत मैंने वहीं से करी थी, जरा ध्यान से समझना। ये जो लिखा है ना, ये मालूम है क्या है, ध्यान से समझो। ये जो लिखा है यही है आपका भैया समुच्चय निर्माण विधि, यही है आपका समुच्चय निर्माण विधि। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले संबंध को लिखा, सबसे पहले संबंध को लिखा, क्रमित युग्म को बैठाया, हमने बताया ए कहां से आ रहा है, ए से, बी कहां से आ रहा है, बी से, और हमने यह बताया कि जो ए है वो बी का भाई है, तो हमने चर लिखा। वेरी गुड, 3 टाइप, क्या बात है भाई, 3 टाइप, 3 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला आलेखीय विधि, मतलब सबसे पहला रोस्टर विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि, तीसरा हमारे पास आलेखीय विधि। तो अब यह समझो कि इस तरीके से लिखने को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्यों? हमने यहां पर क्रमित युग्म को बिठाया, क्रमित युग्म में 2 चर थे, एक छोटा वाला ए, एक छोटा वाला बी। हमने ये निर्धारित कर दिया, ये परिभाषित कर दिया कि भैया छोटा वाला ए समुच्चय से आ रहा था, छोटा वाला बी समुच्चय से आ रहा था, और जो ए है वो यहां पर बी का भाई है। अच्छा, ये भैया हो गया हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि मैंने आपको समझाया, राम कौमा श्याम, सोहन कौमा मोहन, मोनू कौमा सोनू और गोलू कौमा भोलू, ये क्या है हमारे पास, रोस्टर विधि। अब तीसरी विधि आपको यहां पर समझ में आएगी, जो हमारे पास है आलेखीय विधि। तो अब आप यह समझो कि भैया आलेखीय विधि हमारे पास कैसी दिखती है, तो मैं कहूंगा ये देखो आलेखीय विधि। राम ने तीर मारा श्याम को, जहां तीर मार रहे हो एक दूसरे को, वो भैया क्या है हमारे पास, आलेखीय विधि। राम ने तीर मारा श्याम को, सोहन ने मोहन को, मोनू ने सोनू को, गोलू ने भोलू को, ये आलेखीय विधि। बात समझ में आ गई? तो संबंध को हम 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि भैया जो संबंध था आर, अब देखो ये बड़ी काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं स्टार बना देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कि भैया यहां पर हमारे पास जो संबंध था वो ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा था। ध्यान से देखो, जो हमारे पास संबंध था वो ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा था। तो आपको यह याद करना है अभी कि भैया जो हमारे पास संबंध होगा वो एक उप समुच्चय होगा। क्या? जो यहां पर हमारे पास आर संबंध है, जो हमारे पास आर संबंध है, अगर वो समुच्चय ए से समुच्चय बी में जा रहा है तो भैया वो एक हमारे पास उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। सर अगर समुच्चय मान लो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लो कोई संबंध आर ए समुच्चय से ए समुच्चय पे जा रहा होता, तब यहां पर वो उप समुच्चय होता ए क्रॉस ए का। पहली बात, मान लो कि कोई संबंध बी समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा होता, तब वो उप समुच्चय होता बी क्रॉस बी का। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर कोई संबंध मान लो ए से बी में जा रहा होता, तब वो उप समुच्चय होता ए क्रॉस बी का। तीसरी बात। चौथी बात, अगर कोई संबंध बी से ए में जा रहा होता, तब वो उप समुच्चय होता बी क्रॉस ए का। इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भैया 4 प्रकार की चीजें बड़ी आवश्यक है। ए क्रॉस ए आवश्यक है, फिर यहां पर ए क्रॉस बी आवश्यक है, तीसरा यहां पर बी क्रॉस ए आवश्यक है, और चौथा यहां पर भैया बी क्रॉस बी आवश्यक है। ये 4 बातें आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी संबंध होगा वो भैया अगर ए से ए में जा रहा होगा तो वो उप समुच्चय है ए क्रॉस ए का। अगर वो बी से बी में जा रहा है संबंध
तो वो उप समुच्चय होगा बी क्रॉस बी का। अगर ए से बी में संबंध जा रहा है तो वो उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का, और अगर बी से ए में संबंध जा रहा है तो वो उप समुच्चय होगा बी क्रॉस ए का। अब यहां पर ध्यान से समझना, यह आपको याद करना है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पर समझाता हूं, एक छोटा सा उदाहरण। भैया संबंध यहां पर n से n में जा रहा है। अब देखो, फोकस करो फोकस करो। अगर संबंध n से n में जा रहा है तो क्यों ना हम यहां पर n का गोला बना ले और यहां पर भी n का गोला बना ले। अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास n का गोला, ये भी हमारे पास n का गोला। अब n में पाया जा रहा था 1, ऐसे लिखो, n में पाया जा रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह, और लास्ट में यहां पर आएगा अनंत, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कभी रुकता थोड़ी नहीं है, भागता हुआ चला जाएगा। अच्छा, अब यहां पर जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वो सेम होगा। भाई यहां 1 तो यहां भी 1, यहां 2 तो यहां भी 2, यहां भी 3, यहां भी 4, यहां भी 5। भाई जैसा ये समुच्चय है वैसा ही सेम टू सेम ये वाला समुच्चय है। तो भैया यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां पर 8 वगैरह वगैरह वगैरह, ये अनंत तक जाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो ये जो हमारे पास एक संबंध लिखा है, बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझो, बहुत फोकस होके पढ़ो, क्योंकि यहीं से आपका बेस बन रहा है, नींव यहीं से बन रही है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, इधर फोकस करो। यहां पर एक संबंध बनाया गया आर, एक संबंध का नाम है आर, इसमें x कॉमा वाई बैठा है। तो आप समझ गए कि भैया x कॉमा वाई का मतलब है अब ये हमारे पास एक क्रमित युग्म है। और कैसा क्रमित युग्म, जिसमें x भी हमारे पास चर है, y भी हमारे पास चर है। फिर आगे हमें बताया गया कि x कहां पाया जा रहा है, n में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, और y भी कहां पाया जा रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। फिर हमें एक बात की कमी खली कि यार ये अगर संबंध है, ये अगर रिलेशन है, तो यार y और x के बीच में रिलेशन तो बताओ क्या है। तो किसी ने यहां पर आगे लिख दिया कि भैया y बराबर एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा अच्छा, समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा हम संबंध को ऐसे दिखा सकते हैं। हां, क्या दिखाया, r लिखा हमने, r का मतलब भैया संबंध है। फिर हमने लिखा भैया x कॉमा वाई, x कॉमा वाई क्या है, पहली बात तो क्रमित युग्म, और इसमें दो चर है हमारे पास, एक x है एक y है। फिर हमें यह बताना पड़ेगा कि x कहां पाया जा रहा है, तो बता दिया गया भैया प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। फिर हमें यह बताना पड़ेगा कि y किस समुच्चय में पाया जा रहा है, तो भैया y पाया जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। अब सबसे मेन बात, x कॉमा वाई अगर पाया जा रहा था संबंध में, x कॉमा वाई अगर संबंध में पाया जा रहा था, तो भैया दोनों के बीच में संबंध क्या है, y और x के बीच में, तो किसी ने लिख दिया भैया y बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपके दिमाग में यह आया कि भैया x कहां पाया जा रहा है। अब देखो ध्यान से, x कहां पाया जा रहा है, यहां पर, और y कहां पाया जा रहा है, यहां पर। अब आप कहोगे सर ये तो चीटिंग है, सर x पाया जा रहा था n में, y पाया जा रहा था n में। अब देखो आप क्या कहोगे, सर ये तो चीटिंग है, x पाया जा रहा था कैपिटल N में, y पाया जा रहा था कैपिटल N में। आपने यही क्यों माना सर कि इस वाले n में x पाया जाएगा, इस वाले n में y पाया जाएगा। तो मेरे पास दिमाग है, अब आपके पास भी दिमाग आ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर वाली चीज को पढ़ लिया ना, ऊपर वाली चीज को पढ़ लिया। ये पहला वाला n कौन सा है, ये वाला, दूसरा वाला n कौन सा है, ये वाला। तो मैं ये समझूंगा कि इस पहले वाले n में हमेशा x पाया जाएगा। जो भी यहां पर पहले स्थान पे बैठा होगा ना, वो इस पहले वाले समुच्चय में पाया जाएगा, और जो यहां पर दूसरे वाले स्थान पे बैठा होगा क्रमित युग्म में चर, वो दूसरे वाले समुच्चय में पाया जाएगा। मतलब x कहां पाया जाएगा, पहले वाले में, y कहां पाया जाएगा, पहले वाले में। और हम इन दोनों समुच्चय के बीच में एक संबंध को सत्यापित कर रहे हैं। अब आप समझ गए कि जितने भी x हैं वो इस समुच्चय में पाए जाएंगे, और जितने भी y हैं वो इस समुच्चय में पाए जाएंगे। मैं कहूंगा हां। तो आपने कहा सर अब तीर मारना कैसे शुरू करें। हां, अब सर तीर मारने वाली कहानी शुरू करो। तो मैंने कहा देखो, y बराबर क्या है, y बराबर है एक्स स्क्वायर। अब समझो y कहां पाया जा रहा था, यहां पर, और x कहां पाया जा रहा है, यहां पर। अब आप एक मिनट के लिए सोचो, अगर मैं x को यहां पर, अब समझो जैसे y बराबर क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर था। अगर मैं x को 1 रखूं तो y क्या मिलेगा, 1। हमें क्यों,
अबे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो अगर x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। अब हमने कहा ठीक है भैया, x यहां पर 1 था, भाई x में कौन कौन से अवयव उपस्थित थे, तो 1 भी उपस्थित था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 6 भी था, ये तो सारे के सारे उपस्थित हैं यहां पर। तो हमने x को 1 रखा तो y 1 हो गया, हमने x को रखा 1.5 तो y हो गया 2.25, ऐसा कुछ। क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों गलत है यार? एक बात बताओ, x कहां पाया जा रहा था? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। तो क्या कभी x 1.5 हो सकता है क्या? नहीं यार, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो जो नंबर हो सकते हैं x वही वही नंबर तो उठाएगा। भाई 1 को उठा लिया क्योंकि n में आता है 1, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1 आता है। अब 1.5 थोड़ी ना उठा पाएगा, तो भैया 1 को उठाया, ठीक है, 1.5 को नहीं उठा पाएगा, तो क्या x यहां पर 2 को उठाएगा? बिल्कुल, क्योंकि भैया 1 के बाद 2 पाया जा रहा है। जैसे ही x को आपने 2 रखा तो यहां y क्या मिल गया? 4। तो अब आप क्या समझे? अब आप यह समझे कि जब x को 1 रख रहे थे तो y यहां पर 1 आ रहा था। जब x को हम अगर 1 रख रहे थे तो y यहां पर 1 आ रहा था, मतलब 1 ने किसको तीर मारा होगा? 1 को। अब आप समझ गए कि जब x को 2 रखा गया तो y आ गया 4, तो 2 ने तीर मारा होगा 4 को, वैसे ही 3 ने तीर मारा होगा 9 को, और फिर 4 ने तीर मारा होगा 16 को, 5 ने तीर मारा होगा 25 को, ऐसे ही 6 ने तीर मारा होगा 36 को। यह संबंध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। यह संबंध कभी खत्म नहीं होगा। इस वजह से जब आप रोस्टर विधि में इसको देखोगे तो यह ऐसा दिखेगा 1,1, 2,4, 3,9। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा, सर हम यहां पर 4,2 नहीं लिख सकते क्या? तो मैं कहूंगा कि जब आप समुच्चय निर्माण विधि लिख रहे थे तो पहले स्थान पे क्या था? x, और दूसरे स्थान पे क्या था? y। हां, तो अदला बदली हमें नहीं करनी है x और y की। पहले स्थान पे सारे x वाले अवयव, दूसरे स्थान पे y वाले अवयव, ऐसे समझना है आपको। यस, बस क्लास खत्म हो रही है 10-15 मिनट में, तो जल्दी से मुझे बताओ क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? और जल्दी से यस 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 यस, जल्दी से सारे के सारे बच्चे थम्स अप कर दें। जल्दी से, अगर मजा आ गई हो क्लास में, थम्स अप नहीं, फायर इमोजी भी लगा देना। थम्स अप भी लगा दो, फायर इमोजी भी लगा दो, दिल भी बरसा दो। क्या बात है सर, क्या बात है, एक शायरी हो जाए सर, एक शायरी हो जाए सर। क्या कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए। अरे है सर, आप तो सर लेके रहोगे 5-10 रुपया रोज हमसे। हाँ, अब लगा देंगे हम पेटीएम का स्कैनर अभी। क्या कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, अरे इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, और हम जिसे अपने पास बिठा लेते हैं वो हमसे बिछड़ जाता है। क्या कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, और हम जिसे अपने पास बिठा लेते हैं वो हमसे बिछड़ जाता है, और जिसे तुम हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए, और तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल में जीत गए हो, और तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल में जीत गए हो। अगर है यही बात तो क्या खेल दोबारा हो जाए? अगर है यही बात तो क्या खेल दोबारा हो जाए? तो चलो और बढ़िया बढ़िया सवालों को करते हैं, आ जाओ फटाफट, है ना। ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी। जैसे 1,1 क्यों लिखा? क्योंकि एक यहां पर तीर मार रहा है 1 को। फिर 2,4 क्यों लिखा? क्योंकि 2 यहां पर 4 को तीर मार रहे हैं। 3,9 ये क्यों लिखा? क्योंकि 3 यहां पर 9 को तीर मारेगा। फिर आगे क्या आएगा? 4,16, 5,25, ब्ला 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 वगैरह वगैरह। यस, अच्छा, अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? महत्वपूर्ण बातें ये हैं, ये बड़ी काम की है, इस पे मैं स्टार बनाना चाहूंगा। स्टार स्टार स्टार। महत्वपूर्ण क्यों है? आप ऐसा समझो कि अगर कोई क्रमित युग्म है, मान लो a, b, अगर a, b संबंध R में पाया जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो a है, अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भैया संबंध R के द्वारा a जो है वो b से संबंधित है, ऐसे पढ़ते हैं। आप ये समझो, आप ये समझो कि भैया एक हमारे पास संबंध था, मान लो संबंध बहुत छोटा सा है 1,2 एंड 2,4, ऐसे था कुछ, है ना।
तो हमने ये समझा कि भैया 2,4 संबंध में पाया जा रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 2 यहां पर 4 से संबंधित है, 2 यहां पर 4 से संबंधित है आर संबंध के द्वारा। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या मान लो रिलेशन हमारे पास था 1,2 और 2,4, तो हमने ये देखा कि भैया 2,4 रिलेशन में पाया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे 2 यहां पर 4 से संबंधित है आर संबंध के द्वारा। तो यही लिखा हुआ है क्या कि अगर a, b संबंध आर में पाया जा रहा है तो a यहां पर b से संबंधित है आर संबंध के द्वारा। अब जैसे मान लो मैंने कोई मन से लिया 3,6, अब ये क्या है? क्रमित युग्म। क्या 3,6 जो क्रमित युग्म है वो संबंध आर में पाया जा रहा है? तो आप कहोगे नहीं भैया, ये तो संबंध आर में नहीं पाया जा रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो 3 है वो यहां पर 6 से संबंधित नहीं है आर संबंध के द्वारा। बस ये छोटी सी कहानी थी क्या कि अगर a, b संबंध में नहीं पाया जा रहा है तो हम कहेंगे a यहां पर b से संबंधित नहीं है आर संबंध के द्वारा। तो संबंध आर के द्वारा a b से संबंधित नहीं है। बात समझ में आ गई? ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी थी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत थोड़ा सा आगे, और बढ़िया बढ़िया हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे ये प्रश्न आया आपके सामने, बिल्कुल तड़कता भड़कता है भैया, ले भैया ओम पोम, तो भैया ये प्रश्न जो है ये एनसीईआरटी में है। आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया एनसीईआरटी में पूछा गया है 2022, 23, 24, 25 और उसके साथ साथ 2026 के सबसे कठिन सेट में यह प्रश्न आ रखा है। और पिछले वर्ष के जितने भी बच्चे हैं मैंने सबको बहुत इंफेसाइज किया था, उन पर मैंने दबाव डाला था कि भैया ये प्रश्न कर लो कर लो कर लो, आएगा आएगा आएगा। कुछ बच्चों ने बात मानी, जिन्होंने बात मानी वो कर ले गए, जिन्होंने नहीं बात मानी वो नहीं कर पाए। तुम्हारे ऊपर मैं दबाव डालता हूं बहुत प्यार से, कर लो कर लो। सवाल पढ़ो, एनसीईआरटी का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का है, प्लस यहां पर 2026 का है। आपको हर एक पीवाईक्यू में दिखेगा। तो इस प्रश्न की गरिमा को समझो, हां इस प्रश्न की गरिमा को समझो, आस्था को समझो, है ना, श्रद्धा को समझो। अब इन्हीं सबको समझते रह जाओगे कि हाँ सर इस प्रश्न की गरिमा, सर इस प्रश्न की आस्था, ओके सर इस प्रश्न की श्रद्धा। अरे चपड़ गंजू, अरे समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, है ना। तो क्या बोलते हो यार, दिया जाए क्या टाइम? ओके तो टीम नो है, टीम चलो दे दिए भैया 60 सेकंड का टीम। हाँ क्या कहता है सवाल, क्या कहता है सर? क्या बात है? हाँ यस सर ये वाला सही है, सर ये वाला सही है, सर ये वाला सही है, ओके ओके, सर ये वाला सही है, सर ये वाला सारा। अच्छा मतलब तुम लोग कितने प्यारे बच्चे हो ना, कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ दो, सारे बच्चे। मैं देख रहा हूं क्या बात है, मतलब ये हर साल का नियम है। हर बच्चा कितना ज्यादा भोला है, कितना ज्यादा मासूम है रे, कितना ज्यादा प्यारा है रे। वो बच्चा जो है ना हर साल का, वो ए पे भी टिक लगाता है, वो बी पे भी टिक लगाता है, वो सी पे भी टिक लगाता है, वो डी पे भी टिक लगाता है। वो कहता है कि यार कोई ऑप्शन हमसे बुरा ना मान जाए। बहुत शानदार बच्चे हो तुम लोग, पिछले वर्ष के तरीके भी तुम लोग शानदार बच्चे हो, अच्छा रिजल्ट आओगे, ये मेरी दुआ है आपके साथ, है ना। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। एक ऑप्शन अगर मैं ई बना देता तो ई भी आता, मुझे ऐसा मालूम है, ई भी आंसर आता। चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार शायरी है कि तुम्हें गैरों से कहां फुर्सत। वो शायरी ऊपर चली गई बट मुझे याद थी कि तुम्हें गैरों से कहां फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। यस अनुज जी क्या बात है कि तुम्हें गैरों से कहां फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बहुत हुआ मिलना मिलाना, चलो बहुत हुआ मिलना मिलाना, न तुम खाली न हम खाली, न तुम खाली न हम खाली। आ जाओ भाई फटाफट। यस कौन सा आंसर सही है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया संबंध को हम लोगों ने देखा, संबंध है a, b। अच्छा हम समझ गए कि a और b क्या है, चर। अब a किस समुच्चय में पाया जा रहा है, b किस समुच्चय में पाया जा रहा है, थोड़ा देखें। तो यहां संबंध n समुच्चय में पाया जा रहा था। जब भी केवल एक समुच्चय दिया हो तो आपको यह समझना है कि भैया r जो है ना वो n से n में पाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? जब भी कुछ ऐसा लिखा हो कि मान लीजिए कि समुच्चय n में,
तब आपको यह समझना है कि भैया जो संबंध है आर वो एन समुच्चय से एन समुच्चय में पाया जा रहा है। अब आर क्या था, ए कॉमा बी, तो आप ये समझ गए कि भैया इस वाले एन में ए पाया जा रहा होगा, इस वाले एन में बी पाया जा रहा होगा। चलो बढ़िया शानदार। अब सुनना ध्यान से, हमसे आगे बोला गया कि भैया ए जो है वो यहां पर b माइनस 2 के बराबर। अब देखो ये क्या बता दिया हमको, ये संबंध बता दिया है ना कि ए और बी में क्या संबंध है। चलो फिर आगे हमसे बोल दिया गया कि जो b है वो 6 से बड़ा, अगर b 6 से बड़ा है। अब सोचो b कहां पर पाया जा रहा है, दूसरे स्थान पे। भाई b कहां पाया जा रहा है, दूसरे स्थान पे। भाई पहले स्थान पे तो a पाया जा रहा है, दूसरे वाले स्थान पे b पाया जा रहा है। इसका मतलब b वाले में 6 या 6 से छोटा नहीं आ सकता। तो यहां देखो b वाले में क्या आ रहा है, b वाले में 4 आ रहा है। बात गलत हो गई, क्यों? अरे यहां पढ़ो ना, b हमेशा 6 से बड़ा होगा, 6 के बराबर भी नहीं होगा। तो यहां तो 4 आ गया ना, तो गलत हो गया। b के स्थान पे 4 आया, गलत। b के स्थान पे 8 आया, हो सकता है सही है, हो सकता है सही है। अब यहां पर b के स्थान पे 6 आया, गलत। क्यों यार, b हमेशा 6 से बड़ा होगा, कभी 6 के बराबर b नहीं हो सकता, तो b कभी भी 6 नहीं हो सकता। तो भैया ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब यहां पर b की जगह पे क्या रखा है, 8। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी b की जगह पे क्या रखा है, 8, और यहां पर भी b की जगह पे क्या रखा है, 8। तो या तो ऑप्शन दूसरा वाला सही है या फिर ऑप्शन चौथा वाला सही है। अब कैसे कंफर्म किया जाए, तो क्यों ना हम यहां पर b की जगह पे 8 रख ही दें। अगर b की जगह पे 8 रखोगे तो a बराबर क्या था, b माइनस 2। तो अगर b की जगह पे 8 रख दिया तो a कितना आ जाएगा, 6। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, जब a 6 के बराबर था तब b यहां पर 8 के बराबर था। या उल्टा समझ सकते हो कि जब b यहां पर 8 के बराबर था तब a यहां पर 6 के बराबर था। इसका मतलब जब a 6 बराबर है तो b यहां पर 8 के बराबर है। जब a 6 के बराबर है तो b 8 के बराबर है। इसका मतलब कि भैया पहले स्थान पे 6 लिखा जाएगा, क्यों? पहले स्थान पे a है, दूसरे स्थान पे b लिखा जाएगा तो दूसरे स्थान पे 8 आ गया, और ये पूरा पूरा संबंध में पाया जाएगा। तो 6,8 सही है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। चौथा वाला ऑप्शन सही है। ऐसे बहुत डीप में जाकर आपको ये सारी बातें समझनी होती हैं। एक बच्चा कह रहा है सारे ऑप्शन गलत है, चपड़ गंजू है, ठहर जा, डी ऑप्शन सही है, सालों से सही होता हुआ चला आया, आज कैसे गलत हो जाएगा? ठीक है ओ बच्चा, अरे यस और नो लिखना पड़ेगा मित्र, तो जल्दी से डी ऑप्शन पे टिक लगा दूं, है ना? तो भैया डी ऑप्शन यहां पर सही है। कितने बच्चों ने आंसर किया है? वेरी गुड, 67% बच्चों ने। शिवापाल, आकाश, स्पिरिचुअल, मोहित, मम्मी की दुनिया, परिणीति, मेंटल, अंकित, मुकेश, राशि वाइब, क्या बात है, चलो शानदार। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहां पर आप ये समझो कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। क्या छोटा सा एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? सबसे पहले तो ये समझो, ये उदाहरण है किसका? ये उदाहरण है संबंध का। चलो मैं आपको यहां पर और समझाता हूं कि संबंध को और कैसे हम समझ सकते हैं। यहां पर एक समुच्चय है 1 2 3, एक समुच्चय है -1 -2 -3। हमने यहां पर समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा इस संबंध को सत्यापित किया। क्या? कि x, y संबंध में पाया जा रहा है। तो x कहां पाया जा रहा है? समुच्चय A में, और y कहां पाया जा रहा है? समुच्चय B में। और दोनों के बीच में संबंध यह है कि x प्लस y दोनों मिलकर 0 बना लेते हैं। तो अगर रोस्टर रूप में यह आता है तो आप हैरान मत हो। क्या भाई? ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहां पर समुच्चय A है और यहां पर समुच्चय B है। अब ध्यान से सुनना, ये समुच्चय A, ये समुच्चय B। A में पाया जा रहा है 1 2 3 और B में पाया जा रहा है -1 -2 -3। अच्छा, संबंध कहां से कहां जा रहा था? A समुच्चय से B समुच्चय में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर क्रमित युग्म x, y है तो A में क्या पाया जाएगा? x, और B में क्या पाया जाएगा? y। अब जरा ध्यान से सोचो, यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि दोनों मिलकर x और y दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 0। इसका मतलब यही है कि x बराबर क्या है? -y। अगर x बराबर -y है तो अगर x हुआ 1 तो y क्या होगा? -1। सोचो, अरे ऐसे भी तो समझो, अगर x हुआ 1 तो y क्या होगा? -1।
अगर x हुआ 2 तो y क्या होगा -2, अगर x हुआ 3 तो y क्या होगा -3। तो आलेखीय विधि के द्वारा ऐसे दिखाया, और भैया यहां पर रोस्टर विधि के द्वारा हमने ऐसे दिखाया। और ये कौन सी विधि है? समुच्चय निर्माण विधि। बात समझ में आ गई? ये समुच्चय, ये हमारे पास रोस्टर और ये हमारे पास आलेखीय विधि। तो जब भी संबंध लिखेंगे तो क्रमित युग्म आएगा x, y। हम बताएंगे x इस समुच्चय में, y इस समुच्चय में, और साथ साथ x और y के बीच में संबंध। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी। अब यहां से इंपॉर्टेंट बातें थोड़ा सा स्टार्ट हो रही हैं। इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं? बात आती है प्रांत की, बात आती है संबंध के प्रांत की। तो आपको यह समझना है कि जो भी हमारे पास संबंध है, अगर वो रोस्टर रूप में लिखा है, अगर संबंध रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास जो प्रथम प्रथम वाले घटक हैं, जैसे आप यहां पर देखो, इस संबंध में आप ध्यान से देखो, इस संबंध में आप देखो तो ये रोस्टर रूप था। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास रोस्टर रूप था। ये हमारे पास क्या था? ये रोस्टर रूप था। अब इस संबंध में जो पहले पहले वाले घटक हैं, अगर आप देखोगे तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। ये पहले पहले वाले घटक, क्रमित युग्म में उपस्थित पहले पहले वाले घटक, ये क्या बन जाएंगे? प्रांत। तो ध्यान से देखो, 1 बैठा था, 2 बैठा था, 3 बैठा था, ये क्या है भैया? प्रांत हमारे पास। और परिसर क्या है? परिसर हमारे पास दूसरे दूसरे वाले घटक जो है क्रमित युग्म में, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? परिसर। -1, -2, -3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। तो प्रांत और परिसर बहुत आसान है। सबसे पहले संबंध को रोस्टर रूप में लिखो। जो प्रथम प्रथम वाले घटक हैं क्रमित युग्म में, वो बन जाएंगे भैया प्रांत। जो दूसरे दूसरे वाले घटक हैं, वो बन जाएंगे हमारे पास परिसर। बात समझ में आ गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर संबंध ए से बी में जा रहा था, तो जो बी वाला समुच्चय है हमारे पास, वो पूरा पूरा क्या कहलाएगा? सहप्रांत कहलाएगा। यह संबंध की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जैसे यहां पर आप देखो तो इस संबंध में भैया प्रांत क्या है? ये इस संबंध में प्रांत क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। प्रांत क्या है? 1 2 3 4 5 6, चलता जाएगा चलता जाएगा। और परिसर क्या होगा? दूसरे दूसरे वाले अवयव, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 25, 36, 49, 64, ऐसे करते करते ये सब परिसर में आएंगे। अब आप कहोगे सर सहप्रांत कौन सा होगा? तो मैं कहूंगा संबंध कहां से कहां में जा रहा था? आप कहोगे n से n में जा रहा था। तो मैं आपको यह कहूंगा कि जिस समुच्चय में संबंध जाता है वो कहलाता है सहप्रांत। काम खत्म। तो यहां पर यह वाला समुच्चय क्या हो गया? सहप्रांत। तो प्रांत क्या हुआ? पहले पहले वाले घटक सारे के सारे प्रांत में आ जाएंगे, दूसरे दूसरे वाले घटक परिसर में आ जाएंगे, और जिस समुच्चय में भैया संबंध जा रहा होगा वो सहप्रांत हो जाएगा। अब इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये आलेखीय निरूपण की शॉर्ट ट्रिक है। आलेखीय निरूपण की शॉर्ट ट्रिक क्या है? कि भैया जहां जहां से तीर निकला, आप ध्यान से देखो, ये तीर कहां कहां से निकल रहा है? 1 से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, 3 से निकल रहा है। तो जहां जहां से तीर निकला वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रांत। तो आलेखीय निरूपण से बहुत आसान हो जाता है समझना कि भैया प्रांत क्या है। कुछ नहीं, जहां जहां से तीर निकला वो हमारे पास भैया प्रांत। और जहां जहां पर तीर लगा, आप देखो कहां कहां पर तीर लग रहा है भैया? -1 में लग रहा है, -2 में लग रहा है, -3 में लग रहा है। तो जहां जहां पर तीर लगा वो हमारे पास परिसर। अब आप कहोगे सर सहप्रांत, तो सहप्रांत भैया प्रश्न में दिया होगा संबंध ए से बी में जा रहा था, तो ये बी समुच्चय हमारे पास क्या है? सहप्रांत। ये शॉर्ट ट्रिक थी, काम खत्म। अब कोई भी सवाल आएगा, बस आपको ऐसे ही उड़ाना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहप्रांत कभी भी निकाला नहीं जा सकता, प्रश्न में दिया होता है। तो हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे भैया प्रांत और परिसर। चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं कि एक संबंध था, मान लो कि ए से बी समुच्चय में जा रहा था, और यहां पर संबंध है भैया 1, A, फिर यहां पर 2, B, और फिर भैया 3, C, और फिर भैया 1, D। तो जल्दी से मुझे बताओ कि भैया प्रांत क्या होगा, और यहां पर हमारे पास भैया परिसर क्या होगा, और मुझे यह बताओ कि भैया सहप्रांत क्या होगा। तो आप क्या कहोगे? आप यहां पर यह कहोगे कि भैया पहले पहले वाले जो हमारे पास घटक हैं ये क्या हो जाएंगे? प्रांत में शामिल। तो प्रांत में शामिल हुए 1 2 3। इस 1 को शामिल क्यों नहीं किया?
समुच्चय का नियम होता है क्या, जब भी आप किसी समुच्चय को लिखते हो तो उसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं 1 2 3 और 1 लिख देता तो यहां पर एक बार 1 फिर दोबारा 1, तो इसे हमें हटाना पड़ता है ना। तो इस वजह से मैंने केवल यहां पर भैया 1 2 3 को लिखा, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, परिसर हमारे पास दूसरे वाले अवयव तो ए बी सी डी, तो यहां पर ये हमारे पास ए बी सी डी, काम खत्म है ना। अच्छा, सह प्रांत, तो संबंध ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा था, ये पूरा समुच्चय जो भी रहा हो ये पूरा क्या हो जाएगा, सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या हो गया हमारे पास भैया बी समुच्चय, ऐसे कहानी चलेगी, है ना। बात समझ में आ गई। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट है, संबंधों की कुल संख्या, तो हम इसको अगली क्लास में कवर कर लेंगे। अगर ए समुच्चय में पी अवयव हैं, बी समुच्चय में क्यू अवयव हैं, तो कुल संबंध कितने होते हैं, 2 की घात पी गुणे क्यू। इस पर भी एक पीवाईक्यू पूछा गया है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मान लो ए समुच्चय में 3 अवयव थे 1 2 3, और बी समुच्चय में 2 अवयव थे ए कॉमा बी, तो कुल संबंध कितने बनेंगे। तो कुल संबंध आप ऐसे कहोगे कि यहां पर संख्या आएगी 2 की घात, ए समुच्चय में 3 अवयव हैं और बी समुच्चय में 2 अवयव हैं, तो 2 की घात भैया 3 गुणे 2 यानी कि 2 की घात 6। ए समुच्चय से बी समुच्चय में कुल इतने संबंध बन सकते हैं। तो ये पीवाईक्यू है, इस पे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे, ठीक है। चलो, बेहतरीन, शानदार। अच्छा, जैसे ये हमारे पास एक अच्छा सा प्रश्न है, ये कर लेते हैं, फिर आज हम लोग यहां पर विदा लेते हैं। चलो, मैंने पोल यहां पर स्टार्ट कर दिया है। हमसे कहता है कि समुच्चय ए यहां पर ये है और यहां पर इस पर एक संबंध है। अब ध्यान से देखो, आर हमारे पास क्या है, संबंध एक, जो समुच्चय ए पर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जा रहा है, और यहां पर एक्स जो है वो वाई से संबंधित है इसके द्वारा, y इज इक्वल टू 3x के द्वारा। तो क्या करना होगा, ये हमारे पास ए समुच्चय से ए समुच्चय में संबंध जा रहा है, ए समुच्चय से ए समुच्चय में संबंध जा रहा है। ए में कौन कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 7 और यहां पर 8। यहां भी कौन बैठा है, 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां पर 8। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि भैया x कहां पाया जाएगा, इस समुच्चय में, y कहां पाया जाएगा, इस समुच्चय में, और यहां पर संबंध दिया है y बराबर 3x। तो हम एक काम करें, हम यहां पर y बराबर 3x दिया गया था, जैसे ही हमने x को 1 रखा तो y हमको 3 मिला, मतलब 1 का तीर लगा जाके 3 को। जैसे ही x को 2 रखा तो 2 का तीर लगा जाके 6 को। क्यों, x अगर 2 रखोगे तो y आ जाएगा 3 दूनी 6। अगर x को 3 रखेंगे तो यहां पर तीर लगेगा भैया 9 को। तीर किसको लगेगा, तीर यहां पर हमारे पास लगेगा 9 को। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नहीं हो सकता। पूछो क्यों, क्योंकि y में तो 9 है ही नहीं, मतलब इस वाले समुच्चय में तो 9 है ही नहीं। तो दुर्भाग्यवश हम केवल यह बोल पाएंगे कि जब x 1 है तब y 3 है, जब x 2 है तब y 6 है। तो r कैसा कैसा हो गया, 1,3 और यहां पर 2,6, बस यही आएगा संबंध। अच्छा, इसका प्रांत देखो तो कहां कहां से तीर निकला, 1 और 2 से तीर निकला, तो प्रांत हमारे पास क्या हो गया भैया 1,2। और यहां पर परिसर क्या हो गया, तो परिसर आप कहोगे जहां जहां पर तीर लगा भैया 3 को लगा 6 को लगा, वो हमारे पास परिसर। और संबंध कहां से कहां में जा रहा था, ए समुच्चय से ए समुच्चय में, तो ये हमारे पास पूरा पूरा सह प्रांत हो गया। इतनी पीएचडी अब आप कर लोगे इस लेक्चर के बाद। तो ये वाला गलत हो गया ऑप्शन, संबंध कौन सा है हमारे पास ये पूछा गया है, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, तो इनमें से कोई नहीं। तो संबंध हमारे पास क्या है, ये वाला संबंध है ना, 1,3 2,6। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। जैसे आप यहां पर देखो तो हमसे क्या बोलता है, यहां पर ये बोलता है हमसे, ये बोलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको 60 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि संबंध आर है हमारे पास, वो ए से बी में दिया है, हमको रोस्टर रूप में संबंध ही दे दिया, हमको रोस्टर रूप में संबंध ही दे दिया, और हमसे पूछा गया आर का प्रांत क्या है। कितना सरल है यार, पहले पहले वाले अवयव उठाओ,
पहले में कौन बैठा है 1, फिर बैठा है 2, फिर बैठा है 1,2। 1 2 1/2 नहीं है, अबे 1 2 तो है, 1/2 नहीं है। 2 5 7 बिल्कुल गलत। 1 2 1/2, ओए होए होए होए, ये तो पता नहीं 5 कहां से आ गया। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 1 2 1/2 क्या हो जाएगा, प्रांत। कोई पूछे कि सह प्रांत क्या है, तो भैया संबंध कहां से कहां में जा रहा था, ए से बी में जा रहा था। आप इसको ऐसे लिखोगे, ए से बी में संबंध जा रहा था, तो ये बी क्या है हमारे पास, सह प्रांत। अच्छा सर, फिर आप ये कहोगे कि भैया पहले पहले वाले घटक क्या है, प्रांत, और दूसरे दूसरे वाले क्या है, परिसर। तो प्रांत क्या हो गया, 1 2 1/2। चलो शानदार, सी ऑप्शन हमारे पास सही है। कितने बच्चों ने आंसर किया है, लेट्स सी। ओके, 72% बच्चों ने। अंतरा, रेनू, आराध्या, मोहम्मद आसिफ, उसके अलावा मुरारी, कोमल देवी, ज्ञानेंद्र, यश। क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो समरी क्या है आज की, आज की समरी ये है कि मैंने सबसे पहले आपको कार्तीय गुणन समझाया। कार्तीय गुणन में मैंने आपको ये बताया, 5 मिनट की समरी ले लो, रिवाइज हो जाएगा। क्या क्या बताया कि भैया ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, फिर यहां पर बी क्रॉस ए क्या होता है, बी क्रॉस बी क्या होता है। फिर मैंने आपको यह समझाया कि भैया संबंध क्या होता है ना। तो संबंध किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जाता है। मान लो अगर ए समुच्चय से बी समुच्चय में जा रहा है, तो संबंध यहां पर भैया ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, है ना। फिर मैंने आपको यह समझाया कि अगर मान लो संबंध जा रहा था ए से बी में, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भैया x, y हमारे पास क्रमित युग्म, x ए समुच्चय में पाया जा रहा है, y यहां पर बी समुच्चय में। अब यहां पर दोनों के बीच में संबंध, x और y के बीच में संबंध। फिर मैंने आपको यह समझाया कि भैया प्रांत यहां पर कैसे देखोगे आप, तो जहां जहां से तीर निकला या फिर अगर रोस्टर रूप में संबंध दिया है, तो पहले पहले वाले घटक क्या होंगे हमारे पास, प्रांत। फिर परिसर मैंने आपको समझाया कि जहां जहां पर तीर लगा, आलेखीय विधि में जहां जहां पर तीर लगा वो क्या होगा, परिसर। या फिर जितने भी रोस्टर रूप में दूसरे दूसरे वाले घटक थे हमारे पास क्रमित युग्म में, वो परिसर। फिर तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर ए से बी में आप जा रहे हो, तो यहां पर बी वाला हमारे पास समुच्चय क्या होगा, सह प्रांत होगा। फिर एक मैंने आपको सूत्र बताया कि भैया कुल संबंधों की संख्या क्या होती है, तो यहां पर कुल संबंधों की संख्या 2 की घात p गुणे q। अगर संबंध ए से बी में जा रहा था, तो अगर ए समुच्चय में p अवयव थे और अगर बी समुच्चय में q अवयव थे, तो ये सूत्र होता है हमारे पास। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो ये रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। होमवर्क क्या है, आप अगर जाओगे तो ऐप पर आपको डीपीपी दिखेगी, ऐप पर डीपीपी जाना और वहां पर 10 प्रश्न आपको दिए गए होंगे एमसीक्यू, उसको सॉल्व कर लेना, बस कुछ मत करना। अगली क्लास में जब हम मिलें तो एक अच्छा सा रिवीजन जरूर करके आना। और होमवर्क में यह है कि लास्ट में प्यारे बच्चे लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, है ना। बता जरूर देना यार, अपने भैया को तड़पाना नहीं, है ना। क्लास कैसी लगी ये आपसे मेजर प्रश्न है। बाकी लव यू ऑल, ठीक है। बहुत 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 धन्यवाद, आप लोगों ने 1.5 घंटे क्लास देखी, बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गया। तो आप सभी बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यस। और जितने भी डाउट है मैं आपके नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और बस यही कहूंगा लास्ट में जाते जाते कि भैया कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बारंबार लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।